हेलो बच्चों, माई सेल्फ विकास यादव। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन्स। आज ये जो सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग मशीन्स, इसका हम 2 घंटे का एक लेक्चर करेंगे। और इस 2 घंटे में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो क्वेश्चन 2 मार्क्स में आए हों, चाहे वो क्वेश्चन 7 मार्क्स में आए हों, चाहे वो डेरिवेशन हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज इस 2 घंटे के लेक्चर में कवर करेंगे। तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हर एक टॉपिक को समझेंगे तो उसके बेसिस पर आप न्यूमेरिकल भी इजीली कर पाएंगे। आज इस लेक्चर में हम टोटल 3 यूनिट कवर करेंगे और 3 यूनिट के बेसिस पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो 7 मार्क्स के हों, 7 मार्क्स में डेरिवेशन हो या न्यूमेरिकल हो या 2 मार्क्स से क्वेश्चंस हो, वो सारे के सारे आज हम कवर अप करेंगे और बताएंगे ये कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके बेसिस पर यूनिवर्सिटी में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो इस सब्जेक्ट में टोटल 5 यूनिट हैं। ठीक है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। और हम आज जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे यूनिट 3 जिसमें रैपिड वैलिड फ्लो, यूनिट 4 पढ़ेंगे जिसमें इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन है, इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है, पंप्स है, यूनिट नंबर 5 है रिएक्ट टर्बाइंस। तो ये 3 टॉपिक, ये 3 यूनिट आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे और देखेंगे कि इस 3 यूनिट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे कि क्वेश्चन बार बार पूछे जाते रहे हैं। बात है कि अब यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कैसे पढ़ेंगे सर, कि पेपर भी हमारे आने वाले हैं और हम कैसे पास करेंगे। बहुत लेंदी कि 5 5 यूनिट है, यूनिट बहुत टफ हैं, न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं या डेरिवेशन बहुत ज्यादा आते हैं, इसको हम पास कैसे करेंगे। तो अगर आप ये 2 घंटे की लेक्चर कम पढ़ लेते हैं, अगर आप ये 2 घंटे का लेक्चर पढ़ लेते हैं और इसको समझ लेते हैं, इस लेक्चर में पढ़ाए गए हर एक टॉपिक को पढ़ लेते हैं, तो 100% पास होने की गारंटी है। आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम में 100% पास हो जाएंगे। और पास कैसे होंगे उसका तरीका भी आने वाले स्लाइड में आपको बताऊंगा। पहले स्टार्ट करते हैं लेक्चर और देखते हैं व्हाट इज हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन्स। तो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन्स क्या है। तो बेसिकली इसमें 2 चीजें हैं, एक तो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग और दूसरी क्या है, हाइड्रोलिक मशीन्स। एक है हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग और दूसरी क्या है, हाइड्रोलिक मशीन्स। तो एक एक करके देखते हैं कि पहले हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग क्या है, देन हाइड्रोलिक मशीन्स क्या है। सो स्टार्ट। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग क्या है। तो बेसिकली हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग इज अ सब डिसिप्लिन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग दैट अप्लाइज फ्लूइड मैकेनिक्स प्रिंसिपल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू वाटर फ्लो एंड कन्वेंस। ठीक है, तो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग की एक सब ब्रांच है जिसके अंदर वाटर फ्लो से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फ्लूइड मैकेनिक्स प्रिंसिपल का यूज करते हैं। हम फ्लूइड मैकेनिक्स प्रिंसिपल का यूज करते हैं। क्या फ्लूइड मैकेनिक्स जितने प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जितने भी हम फॉर्मुलेस पढ़ेंगे, उन सब का यूज करके वाटर फ्लो से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सॉल्व करते हैं। वो सारी चीजें पढ़ेंगे हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग। अब बात आती है कि हाइड्रोलिक मशीन्स क्या है। तो बेसिकली हाइड्रोलिक मशीन्स आर डिवाइसेस दैट यूज फ्लूइड पावर टू परफॉर्म वर्क। हाइड्रोलिक मशीन जैसे पंप हो गया या टरबाइन हो गई या हाइड्रोलिक रैम हो गई या हाइड्रोलिक प्रेस हो गई, तो ये वो मशीन्स होती हैं जो कि फ्लूइड पावर का यूज करती हैं किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए। तो अब हमें पता चला कि हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग क्या है, देन मैंने बता दिया कि हाइड्रोलिक मशीन्स क्या है। अब देखते हैं कि हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन्स क्या है। बेसिकली हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलिक मशीन्स। इसमें क्या है कि जो हाइड्रोलिक मशीन्स हैं उनमें जो फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रिंसिपल हैं उनको यूज किया जाए और उनको यूज करके जो हाइड्रोलिक मशीन से जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। सो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन इज अ सब्जेक्ट दैट डील्स विद द बिहेवियर एंड एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड, primarily water, in motion and their interaction with the surrounding environment, particularly in engineering context. तो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग मशीन्स क्या है, वो एक सब्जेक्ट है जिसमें कि हम फ्लूइड की बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, उसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। और फ्लूइड में हम प्राइमरली किसको कंसीडर करते हैं, वाटर को। जनरली क्या है तो हम वाटर के बारे में पढ़ते हैं, वाटर के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। कब, जब वाटर मोशन की कंडीशन में हो और उसके साथ जो ये वाटर है इसका इंटरेक्शन हो विद द सराउंडिंग, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट। So it encompasses the design, construction, and operation of system
that utilize fluid power like hydraulic machinery and infrastructure related to water management. तो अब इसमें क्या करते हैं, जितनी भी मान लेते जो कि हाइड्रोलिक मशीन्स हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इन सब में क्या करते हैं हम ऐसे सिस्टम बनाते हैं या डिजाइनिंग करते हैं सिस्टम की। मान लेते हैं हम हाइड्रोलिक मशीन की डिजाइनिंग कर रहे हैं या हम वाटर मैनेजमेंट से कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, फ्लूइड पावर का यूज करेंगे। क्या करेंगे, फ्लूइड पावर का यूज करेंगे, ठीक है। या फिर हम ऐसी हाइड्रोलिक मशीन बनाए या कंस्ट्रक्शन बनाए जो कि फ्लूइड पावर का यूज करे और उससे वर्क को परफॉर्म करे। तो ये था हाइड्रोलिक एंड इंजीनियरिंग एंड मशीन, ठीक है। अब बात आती है कि हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। बात हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि हम वो सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। तो वाई टू स्टडी हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन। तो स्टडिंग फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड, ठीक है, स्टडिंग हाइड्रोलिक मशीन एंड इंजीनियरिंग इज इम्पोर्टेंट। कैसा, पहले क्यों पढ़ रहे हैं, वाटर सप्लाई में। देन हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग इज वाइटल फॉर डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ensuring a reliable supply of clean water to homes and businessmen. Second क्या है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। सो इफेक्टिव वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट and disposal system rely on hydraulic principle to manage sewage and storms water runoff. तो जो इफेक्टिव वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, मान लीजिए जो वेस्ट वाटर मतलब क्या कि जो भी वाटर वेस्ट हो रहा है उसको हमें इफेक्टिवली कहीं पर अप्लाई करना है या इफेक्टिवली उसको ट्रीटमेंट उसे करना है। तो इफेक्टिवली वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल सिस्टम रिलाई ऑन हाइड्रोलिक प्रिंसिपल्स टू मैनेज सेवेज एंड स्टॉर्म्स वाटर। तीसरी क्यों पढ़ते हैं, फ्लड कंट्रोल। फ्लड को हमें कंट्रोल करना है, उसके लिए भी वहां पर भी हाइड्रोलिक प्रिंसिपल्स का यूज होता है। सो हाइड्रोलिक इंजीनियर्स डिजाइन एंड बिल्ड स्ट्रक्चर्स लाइक लीव्स, डैम्स एंड ड्रेनेज सिस्टम टू प्रोटेक्ट कम्युनिटीज फ्रॉम फ्लडिंग। तो कम्युनिटीज को बाढ़ से बचाने के लिए जो हाइड्रोलिक इंजीनियर्स होते हैं वो डैम बनाते हैं, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं, लीव्स बनाते हैं, जिससे कि कम्युनिटीज जो है वो कि फ्लड से बच सके। नेक्स्ट है इरिगेशन। So hydraulic system are crucial for designing and maintaining irrigation system that support agriculture. तो hydraulic system जितने भी हैं वो इरिगेशन सिस्टम से रिलेटेड जितने भी तुम्हारे डिवाइसेस उसकी डिजाइनिंग और मैनेज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो कि इरिगेशन सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो अगर हम मेन देखें तो क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इनका यूज वाटर सप्लाई के लिए करते हैं, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में करते हैं, फ्लड कंट्रोल में करते हैं या इरिगेशन में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू स्टडी हाइड्रोलिक, व्हाई टू स्टडी हाइड्रोलिक मशीन। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, बच्चों कहाँ पे यूज करते हैं, इरिगेशन वाटर सप्लाई में। देखो यहाँ पर डायग्राम के थ्रू इरिगेशन वाटर सप्लाई वहां पर इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे तो हम इजिली इरिगेशन वाटर सप्लाई कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन जहां पर होता है वहां पर इनकी एप्लीकेशंस है, या म्युनिसिपल वाटर सप्लाई में भी है, पाइप नेटवर्क में भी है। क्योंकि देखो जो भी तुम्हारे ये सिटीज होती है वहां पर वाटर सप्लाई होती है, वहां पर जो वाटर सप्लाई होती है वो सारा सारा किसके थ्रू होता है, पाइप नेटवर्क के थ्रू होता है। या इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई कैसे होगी, या स्पिलवे क्या होती है, या रिवर्स है, रिवर के थ्रू जो वाटर फ्लो हो रहा है उसके थ्रू पावर जनरेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जिनको हम इजिली समझ सकते हैं बाय द स्टडी ऑफ हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं इनकी, इसको देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी मेन एप्लीकेशन कहाँ है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, हैवी मशीनरी में। इसका यूज बच्चों कहाँ करते हैं हम, सबसे पहले कहाँ है, कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में कहाँ यूज करेंगे, हैवी मशीनरी में या फिर कंक्रीट एंड मटेरियल हैंडलिंग। तो हैवी मशीनरी में कहाँ यूज होते हैं, जैसे कि आपके एक्सकेवेटर्स होते हैं, बुलडोजर्स होते हैं, क्रेन्स होते हैं, और अदर हैवी इक्विपमेंट्स लाई ऑन हाइड्रोलिक सिस्टम फॉर लिफ्टिंग, डिजाइनिंग एंड मूविंग मटेरियल। तो जैसे क्रेन्स हो गए, बुलडोजर्स हो गए, अदर हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं
उनके थ्रू जब किसी मटेरियल को वेस्ट करना है या डिग या फिर कहीं गड्ढा खोदना है, डिग करना है या मटेरियल को मूव करना है, वो सारा सिस्टम क्या चलता है, हाइड्रोलिक सिस्टम के थ्रू चलता है। दूसरा है कंक्रीट एंड मटेरियल हैंडलिंग। सो हाइड्रोलिक पंप्स एंड सिस्टम आर यूज्ड टू मूव कंक्रीट एंड हाइड्रोलिक प्रेसेस शेप एंड मोल्ड मटेरियल। तो हाइड्रोलिक पंप्स होते हैं, उनका यूज हम किसके लिए करते हैं, कंक्रीट को मूव करने के लिए। कंक्रीट को मूव कराने के लिए किसका यूज करते हैं, हाइड्रोलिक पंप्स का यूज करते हैं। एंड हाइड्रोलिक प्रेसेस का यूज करते हैं मटेरियल को शेप देने के लिए। सेकेंड है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में भी इनका यूज करते हैं, कहाँ पर, मेटल वर्किंग में यूज करते हैं, रोबोटिक्स में यूज करते हैं, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग में करते हैं, या लिफ्टिंग इक्विपमेंट में करते हैं। मेटल वर्किंग कहाँ करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेसेस बनाने में, स्टैंपिंग मशीन बनाने में, एंड अदर मशीनरी यूजेस हाइड्रोलिक फॉर फॉर्मिंग एंड शेपिंग मेटल। रोबोटिक्स में कहाँ यूज करते हैं, तो मैनी इंडस्ट्रियल रोबोट यूज हाइड्रोलिक्स फॉर प्रिसाइज मूवमेंट। जो भी रोबोट्स होते हैं उनके प्रिसाइज मूवमेंट्स के लिए हम हाइड्रोलिक एनर्जी का यूज या हाइड्रोलिक्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग में भी यूज करते हैं। सो हाइड्रोलिक सिस्टम क्लैंप मोल्ड्स शट इन प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स। और लिफ्टिंग इक्विपमेंट में भी करते हैं, कहाँ पर, फॉक लिफ्ट में करते हैं, ठीक है, सीजर लिफ्ट में करते हैं, एंड अदर लिफ्टिंग डिवाइसेस यूटिलाइज हाइड्रोलिक पावर। ठीक है। तो नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है वो है ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका यूज करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में कहाँ कहाँ करते हैं, व्हीकल्स में करते हैं, एयरक्राफ्ट में करते हैं, ठीक है, रेल इक्विपमेंट में करते हैं, मरीन इंडस्ट्री में भी करते हैं। सो व्हीकल्स में, व्हीकल्स सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स हो गए, या पावर स्टीयरिंग हो गया, सस्पेंशन सिस्टम इन कार, ट्रक्स एंड अदर व्हीकल्स यूजेस हाइड्रोलिक पावर। तो जितने भी तुम्हारे हाइड्रोलिक ब्रेक हो गए, या पावर स्टीयरिंग हो गई, या सस्पेंशन सिस्टम्स हो गए, वहां पर हर जगह पर हाइड्रोलिक पावर का यूज किया जाता है। एयरक्राफ्ट में भी हाइड्रोलिक पावर का यूज करते हैं, कहाँ पर, तो हाइड्रोलिक सिस्टम कंट्रोल्स लैंडिंग गियर, फ्लैप्स एंड अदर क्रिटिकल फंक्शन इन एरोप्लेन। रेल इक्विपमेंट में कहाँ करते हैं, रेल इक्विपमेंट में मैक्सिमम कहाँ करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोलिक ब्रेक्स में। तो हाइड्रोलिक सिस्टम आर यूज्ड इन वेरियस रेल इक्विपमेंट फॉर डिफरेंट टास्क। नेक्स्ट है मरीन इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज किया जाता है। सो मरीन इंडस्ट्री में कहाँ यूज करते हैं, सो हाइड्रोलिक सिस्टम आर यूज्ड इन शिप्स एंड अदर मरीन वेसल्स फॉर वेरियस पर्पसेस इंक्लूडिंग स्टीयरिंग एंड ऑपरेटिंग। उसके बाद जिसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है फार्मिंग इक्विपमेंट में। फार्मिंग इक्विपमेंट सबसे ज्यादा जो यूज होता है इनका, वो फार्मिंग इक्विपमेंट में होता है। तो फार्मिंग इक्विपमेंट कहाँ यूज करते हैं, ट्रैक्टर्स में यूज करते हैं, हार्वेस्टर्स एंड अदर एग्रीकल्चर मशीनरी यूटिलाइजेस हाइड्रोलिक फॉर वेरियस फंक्शंस। एंड लास्ट वन है माइनिंग। माइनिंग में भी हम हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन्स का यूज करते हैं। तो हाइड्रोलिक सिस्टम आर यूज्ड टू पावर ड्रिल्स, लोडर्स एंड अदर इक्विपमेंट इन माइनिंग ऑपरेशन। तो माइनिंग ऑपरेशन में लोडर जो यूज किए जाते हैं या ड्रिलिंग मशीन यूज की जाती है, सारी वो हाइड्रोलिक पावर से, ठीक है। तो ये था एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन्स। तो हमने देख लिया, पढ़ा अभी कि हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन्स क्या होती हैं, ठीक है। देन उसके बाद से पढ़ा कि हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हमें पता है कि हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होता है। देन हम ये भी जान लें कि उनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं, तो वो इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। हम उसको और अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि हमें ये पता चल जाता है कि ये सब्जेक्ट क्या है, इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया जाना है, और इस सब्जेक्ट की पढ़ाई करके हम उसका उपयोग कहाँ कहाँ पर, या इनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर होती हैं, या इनका उपयोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने अभी पढ़ी। अब नेक्स्ट स्लाइड से कि पेपर में पास कैसे होना है, बात है ना, कि हम पेपर में पास कैसे होंगे सर, पैटर्न क्या है पेपर का। तो देखो, कि पेपर पेपर का जो पैटर्न है वो 70 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। मतलब पेपर तो 105 नंबर का होता है, 70 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करना होता है। 7 क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, 5 क्वेश्चन 7 मार्क्स होंगे, जिसमें से कि आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और लास्ट सेक्शन सी में जो होंगे 5 क्वेश्चन हो गए 7 मार्क्स विद इंटरनल चॉइस। इंटरनल चॉइस का मतलब क्या है, कि एक क्वेश्चन गिवन होगा, उसके ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन गिवन होगा, फिर अगले पार्ट में एक क्वेश्चन गिवन होगा, दूसरा क्वेश्चन अगर गिवन होगा। तो आपका कहना है इंटरनली, मतलब ए और बी दो क्वेश्चन तो आपको एक अटेम्प्ट करना है, या क्वेश्चन बी अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरनल चॉइस उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम पास पेपर में हो सकते हैं। अब सर पास भी कैसे करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। आप 3 मिनट पढ़ोगे तो 3 मिनट से देखो, कम से कम आप 3 क्वेश्चन तो इसमें अटेम्प्ट कर सकते हो। 3 क्वेश्चन का अटेम्प्ट
कर सकते हो, मतलब 21 नंबर ये हो गया, और 3 क्वेश्चन तो आप इसमें अटेम्प्ट कर सकते हो, मतलब 21 नंबर ये हो गया। तो आप 42 मार्क्स का तो वैसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो, और यहाँ से भी कम से कम आप 5-6 क्वेश्चन मान लो, तो अप्रोक्सीमेट 46 to 48 मार्क्स का पेपर आप इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। इतना अगर अटेम्प्ट कर लोगे तो आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। ठीक है, तो हम 3 यूनिट कवर करके भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आराम से पास हो सकते हैं, या अच्छे नंबर लाकर भी पास हो सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3 से। ठीक है, मैंने बताया था शुरू में आपको कि हम आज इस 2 घंटे के लेक्चर में 3 यूनिट कवर करेंगे। ठीक है, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। एक एक यूनिट को स्टेप वाइज कवर करेंगे। पहले 2-2 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे, देन उसके बाद से हम उसमें 7-7 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 3, और उसमें देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं यूनिट 3 में। ठीक है, तो उसमें क्या है, रैपिडली वेरिड फ्लो, देन है हाइड्रोलिक जंप, उसके बाद से evaluation of the jump elements in rectangular channels on horizontal beds, energy dissipators, then है open channel surge, next है celerity of the gravity wave and deep and shallow water waves। इतने सारे टॉपिक्स है यूनिट नंबर 3 में। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इस यूनिट नंबर 3 में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सर इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन किस टॉपिक से आएगा भाई, 7 नंबर का क्वेश्चन किस टॉपिक से आएगा, अच्छा 7 नंबर में डेरिवेशन किस टॉपिक से आएगा, या 7 नंबर में न्यूमेरिकल किस टॉपिक से आएगा। तो इसको मैंने क्या करा, यहाँ टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया है। ठीक है, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, वो कहाँ से आएंगे, एक हाइड्रोलिक जंप का आ सकता है, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोलिक जंप, सर्ज, टाइप्स ऑफ सर्ज, या सेलेरिटी ऑफ सर्ज। ठीक है, तो ये टॉपिक्स है जिससे कि 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इनसे रिलेटेड कौन कौन से 2 नंबर के क्वेश्चन है जो लगातार पूछे जाते रहे। देन आएंगे, पढ़ेंगे 7 मार्क्स में थ्योरी और डेरिवेशन, कि भैया 7 नंबर में कहाँ किस टॉपिक से डेरिवेशन आएगा या किस टॉपिक का थ्योरी आएगा। तो उसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ द जंप, डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप, इक्वेशन ऑफ एनर्जी लॉस एंड सर्ज एंड पॉजिटिव सर्ज। तो ये टॉपिक्स है जिनके बेसिस पे 7 नंबर का थ्योरी या डेरिवेशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन है 7 मार्क्स में न्यूमेरिकल कहाँ से आएगा, तो न्यूमेरिकल आएगा होगा हाइड्रोलिक जंप और स्पिल। तो ये क्या करा हमने, इस पूरी यूनिट को डिवाइड कर दिया है कि किस टॉपिक से 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक से 7 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, या किस टॉपिक पे लॉन्ग या 7 मार्क्स में थ्योरी या डेरिवेशन का क्वेश्चन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि भैया 2 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं इस यूनिट से। तो पहला 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज हाइड्रोलिक जंप इन ओसीएफ। ओसीएफ मींस ओपन चैनल फ्लो। ओसीएफ का मतलब क्या होता है, ओपन चैनल फ्लो। सो पहला क्वेश्चन है कि ओपन चैनल फ्लो में हाइड्रोलिक जंप क्या होता है ना। सो क्या होता है बच्चों, सो द राइज इन वाटर लेवल विच अकर्स ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अनस्टेबल रैपिड और सुपर क्रिटिकल फ्लो टू द स्टेबल ट्रैंक्विल और सब क्रिटिकल फ्लो इज कॉल्ड हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, तो होता क्या है कि जब अनस्टेबल रैपिड या सुपर क्रिटिकल फ्लो है, ठीक है ना, जब अनस्टेबल रैपिड या फिर सुपर क्रिटिकल फ्लो जब सब क्रिटिकल फ्लो में ट्रांसफॉर्म होता है, इट मींस ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है फ्रॉम सुपर क्रिटिकल फ्लो टू सब क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, वाटर लेवल का राइज होता है। इट मींस क्या होता है, वहां पर वाटर लेवल बढ़ जाता है। तो ये जो वाटर लेवल का राइज होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक जंप। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोलिक जंप, या इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव। सो द राइज इन वाटर लेवल विच अकर्स during the transformation of the unstable rapid, yeah, or supercritical flow to the stable tranquil or subcritical flow is called hydraulic jump, manifesting itself as a standing wave। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोलिक जंप क्या होता है। सो द राइज ऑफ वाटर लेवल विच टेक्स प्लेस ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल शूटिंग फ्लो, इसको सब क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं, टू द स्टेबल स्ट्रीमिंग फ्लो, इसको कि हम सब क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं, इज नोन एज हाइड्रोलिक जंप। सो व्हेन हाइड्रोलिक जंप टेक्स प्लेस ए लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू एडी फॉर्मेशन एंड टर्बुलेंस ऑकर। तो जब भी हाइड्रोलिक जंप होगा, ध्यान रखना बच्चों,
जब भी हाइड्रोलिक जंप होगा तो वहां पर एनर्जी लॉस होगा। क्यों? ड्यू टू एडी फॉर्मेशन एंड टर्बुलेंस ऑकरेंस। देखते हैं यहाँ पर, देखो बेटा ये डैम है यहाँ पर, और ये वाटर फ्री वाटर सरफेस है। दो सेक्शन है, सेक्शन 1 सेक्शन 2। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ से सेक्शन 1 पे वाटर आया, नीचे वाटर आया, और जैसे अब यहाँ मान लो सुपर क्रिटिकल फ्लो में आ रहा था, उसके बाद जैसे ही ये सब क्रिटिकल फ्लो में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक जंप क्रिएट होगा। क्या होगा? वाटर का राइज करेगा। देखो ये राइज कर गया वाटर, ये क्या कहलाएगा? हाइड्रोलिक जंप। क्या कहलाएगा बच्चों? ये हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, वो है व्हाट डू यू मीन बाय अनड्यूलर जंप। अनड्यूलर जंप क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय अनड्यूलर जंप? सो इन एन अनड्यूलर जंप, instead of a single abrupt rise in water level, the transition is marked by a series of waves or undulation that propagate downstream. अब होता है क्या कि सर ये अनड्यूलर जंप क्या होगा? तो बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोलिक जंप, और इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा? सो इन एन अनड्यूलर जंप, इंस्टीड ऑफ सिंगल अब्रप्ट राइज इन वाटर लेवल, जैसा कि हाइड्रोलिक जंप में क्या होता है कि एक यहाँ पर सिंगल राइज होता है, मतलब क्या वाटर जो है अचानक राइज कर जाता है। तो अनड्यूलर जंप में ऐसा नहीं होगा। तो इन एन अनड्यूलर जंप, इंस्टीड ऑफ सिंगल अब्रप्ट राइज इन वाटर लेवल, द ट्रांजिशन इज मार्क्ड बाय अ सीरीज ऑफ वेव्स। ट्रांजिशन कैसे होगा, मतलब क्या है कि जब सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल फ्लो में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो वो ट्रांजिशन कैसे होगा या कैसे दिखेगा? तो ट्रांजिशन इज मार्क्ड बाय अ सीरीज ऑफ वेव्स और अनड्यूलेशन दैट प्रोपागेट डाउनस्ट्रीम। तो क्या होगा, यहाँ पर वेव की एक सीरीज बनेगी जो कि नीचे की तरफ आएगी। तो हम समझ लेंगे जो वो जंप हो रहा है वो कैसा हो रहा है, अनड्यूलर जंप। इसकी कंडीशन क्या है? सो अनड्यूलर जंप आर मोस्ट लाइकली टू अकर व्हेन द फ्रॉड नंबर इज बिटवीन 1 एंड 1.7। जो फ्रॉड नंबर की वैल्यू 1 या 1 और 1.7 के बीच में होगी, तो उस समय जो जंप होगा वो किस टाइप का होगा? अनड्यूलर जंप। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो नेक्स्ट पूछा गया है व्हाट इज डू यू मीन बाय सर्ज। सर्ज क्या होता है? तो ए सर्ज और सर्ज वेव, सर्ज को हम क्या सर्ज वेव भी बोलते हैं। सो ए सर्ज और सर्ज वेव इज ए मूविंग वेव फ्रंट विच ब्रिंग्स अबाउट एन अब्रप्ट चेंज इन डेप्थ ऑफ फ्लो। तो बेसिकली सर्ज क्या है, ये सर्ज वेव क्या है? तो बेसिकली सर्ज वेव क्या है? एक मूविंग वेव फ्रंट है ना? क्या बेसिकली क्या है? ये बेसिकली मूविंग वेव फ्रंट है विच ब्रिंग्स अबाउट एन अब्रप्ट चेंज इन डेप्थ ऑफ फ्लो। तो जैसे डेप्थ ऑफ फ्लो जो हो रहा होगा, फ्लो के डेप्थ में क्या होगा? एब्रप्ट चेंजेस आएंगे। तो जो एब्रप्ट चेंजेस होता है ये क्या कहलाता है तुम्हारा? सर्ज या फिर सर्ज वेव। A surge is also referred to as a moving hydraulic jump and is caused by sudden increase or decrease in flow. तो जो सर्ज होता है इसको हम मूविंग हाइड्रोलिक जंप भी बोलते हैं। मतलब क्या है? हाइड्रोलिक जंप है वो मूव भी हो रहा है, और ऐसा क्यों होता है? इट इज कॉज्ड बाय सडन इंक्रीज और डिक्रीज इन फ्लो। जब फ्लो को अचानक बढ़ा दो, जब फ्लो को अचानक बढ़ा दो या फ्लो को अचानक घटा दो, तो उस कंडीशन में भी सर्ज की कंडीशन आती है। उसमें क्या होता है? जो तुम्हारा हाइड्रोलिक जंप है मूविंग कंडीशन में दिखता है। तो जब हाइड्रोलिक जंप मूविंग कंडीशन में दिखता है या हाइड्रोलिक जंप मूविंग कंडीशन में होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? सर्ज या फिर सर्ज वेव। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लिस्ट द वेरियस टाइप ऑफ सर्ज। सर्ज कितने प्रकार का होता है? ठीक है, हम यहाँ पढ़ेंगे लिस्ट द वेरियस टाइप ऑफ सर्च। सो बेसिकली देयर आर 4 टाइप ऑफ सर्च। फर्स्ट वन, पॉजिटिव सर्च मूविंग डाउन स्ट्रीम। सेकेंड वन, पॉजिटिव सर्च मूविंग अप स्ट्रीम। थर्ड वन, नेगेटिव सर्च मूविंग डाउन स्ट्रीम। एंड फोर्थ वन, नेगेटिव सर्च मूविंग अप स्ट्रीम। So basically there are 4 types of surge. First one, positive surge moving downward. Second one, positive surge moving upstream. Third one, negative surge moving downstream, and fourth one, negative surge moving upstream. ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हो गए। आगे देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज शैलो वाटर वेव। शैलो वाटर वेव क्या होती है? सो द रेशियो ऑफ डेप्थ टू वाटर वेब लेंथ, ध्यान रखना, the ratio of water depth to web length is less than 0.5, the wave is known as shallow water wave। क्या समझे बच्चों यहाँ पर कि जो वाटर डेप्थ है ना, वाटर हम शॉर्ट में लिखते हैं,
जब वाटर डेप्थ अपॉन वेवलेंथ, जब वाटर डेप्थ अपॉन वेवलेंथ का जो रेशियो होगा वो लेस देन कितना होगा 0.5, देन इस टाइम जो वेव होगी उसे हम क्या बोलेंगे, शैलो वाटर वेव। तो ये 5 क्वेश्चंस थे 2 मार्क्स के जो लगातार पेपर में पूछे जाते रहे। ठीक है बच्चों, अब आते हैं यूनिट नंबर 4 पे। ठीक है, यूनिट नंबर 4 में हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है जो पढ़ेंगे इस यूनिट में वो है इम्पैक्ट ऑफ जेट एंड पंप। क्या पढ़ेंगे इस यूनिट में, क्या है बेसिकली मेन मोटा मोटा देखा जाए तो है क्या, यहाँ पर क्या है इम्पैक्ट ऑफ जेट्स, उसके बाद से क्या है हाइड्रोलिक पंप्स। जो 2 मार्क्स से क्वेश्चन है वो कहाँ से आते हैं बेसिकली, वो आता है हाइड्रोलिक पंप क्या होता है, टाइप्स ऑफ पंप, कैविटेशन, एयर वेसल, स्पीड रेशियो, फ्लो रेशियो या फिर जेट रेशियो। ठीक है, ये जो स्पीड रेशियो, फ्लो रेशियो, जेट रेशियो है ये टरबाइन के केस में भी होता है। जो 7 मार्क्स का थ्योरी या डेरिवेशन, इस 7 मार्क्स में सर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि जिससे कि डेरिवेशन भी आ सकता है या फिर उससे थ्योरी भी पूछी जा सकती है। उसमें आपका आएगा फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड जेट, नेक्स्ट है रेसिप्रोकेटिंग पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, एनपीएसएच, नेक्स्ट पॉजिटिव सक्शन हेड, कैविटेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तो ये टॉपिक्स है जिनके बेसिस पर 7 मार्क्स का लॉन्ग थ्योरी क्वेश्चन आता है या डेरिवेशन आता है। नेक्स्ट कि 7 मार्क्स में सर न्यूमेरिकल किससे पूछे जाएंगे, तो न्यूमेरिकल आएगा वो आएगा फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड जेट या रेसिप्रोकेटिंग पंप या फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो इनके बेसिस पर न्यूमेरिकल भी, इन टॉपिक पे न्यूमेरिकल भी आता है। तो हम आगे जब लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों, तो देखते हैं कि 2 मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर है ना, 2 मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर है। तो पहला क्या है क्वेश्चन है, व्हाट इज पंप, पंप क्या होता है। बेसिकली पंप क्या होते हैं, पंप वो हाइड्रोलिक मशीन्स होती हैं जो कि मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सबने घर में देख रखा होगा या कूलर से यूज होते हैं पंप हो जिसको। ठीक है, तो क्या करते हैं बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सो पंप बेसिकली क्या है, तो द हाइड्रोलिक मशीन्स विच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी आर कॉल्ड पंप। है ना, तो पंप क्या हो गया यहाँ बच्चों, कि जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा वो मशीन्स क्या कहलाती हैं, पंप। ठीक है, क्या कहलाती है बच्चों, वो पंप। सो द हाइड्रोलिक एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी, जो हाइड्रोलिक की फॉर्म में बच्चों प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में होती है। सो इफ द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी बाय मींस ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड, मान लेते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ध्यान रखना बच्चों यहाँ पर कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है बाय मींस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड। तब क्या है कि जो कन्वर्जन हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी से प्रेशर एनर्जी में वो क्यों हो रहा है, तो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एक्शन। कैसे हो रहा है, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि फ्लूइड पे लग रहा है। तो जो इस टाइप की जो मशीन्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप। सो इफ द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू pressure energy by means of a centrifugal force acting on the fluid, the hydraulic machine is called centrifugal pump. The hydraulic machine is called centrifugal pump. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय कैविटेशन। कैविटेशन क्या होता है, ये बड़ी प्रॉब्लम है यार, कैविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि अगर कैविटेशन कहीं पे हो उससे लॉसेस, हाइड्रोलिक लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो कैविटेशन क्या है, सो कैविटेशन इज द फिनोमेना ऑफ forming of vapor bubbles of any flowing liquid in the region when the pressure at the suction side of the pump drops below the vapor pressure and then suddenly collapsing of those bubbles in a region of high pressure। अब होता क्या है, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, जब पंप के साइड पर, ठीक है ना, पंप के सक्शन साइड पर जो प्रेशर है, मान लेते हैं हाइड्रोलिक पंप बता दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो ये आपका मान लेते हैं ये पंप है, ये डिलीवरी पार्ट का डिलीवरी सक्शन, और ये क्या तुम्हारा है, सक्शन का साइड है। तो होता क्या है कि जब पंप के सक्शन साइड पर
जो प्रेशर है अगर वेपर प्रेशर से कम हो जाता है, ध्यान रखना, जो पंप का जो सक्शन साइड है वहां का जो प्रेशर है जब वेपर प्रेशर से कम हो जाता है तो वहां पर क्या होता है, वेपर बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं। ध्यान रखना कि पंप के सक्शन साइड में जैसे ही प्रेशर वेपर प्रेशर से कम होगा वैसे क्या होगा, वहां बबल फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। जैसे ये बबल फॉर्मेशन शुरू हो जाता है तो ये क्या करता है, फ्लो के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देता है। और जैसे ही हाई प्रेशर रीजन आता है, जैसे ही हाई प्रेशर रीजन आता है वहां पर क्या हो जाता है, वो कोलैप्स हो जाता है। जैसे ही वहां पर कोलैप्स होगा तो वहां पर कैविटीज बननी शुरू हो जाती है। मतलब क्या है कि वहां पर एक ब्लैंक होल बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, या ब्लैंक रीजन बनना शुरू हो जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, कैविटेशन। इसी फिनोमिनन को क्या बोलते हैं बच्चों हम, कैविटेशन। Cavitation is the phenomenon of formation of vapor bubbles of any flowing liquid in a region when the pressure at the suction side of the pump drops below the vapor pressure and then sudden collapsing of those bubbles in a region of high pressure. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो है what is the specific speed of a centrifugal pump? What is the specific speed of a centrifugal pump? Centrifugal pump की specific speed क्या होती है? So the specific speed of a centrifugal pump is defined as the speed of geometrically similar pump. बहुत ध्यान से समझना इसको. The specific speed of a centrifugal pump is defined as the speed of a geometrically similar pump. ध्यान रखना, जो पंप होगा दो पंप क्या ज्योमेट्रिकली सिमिलर होंगे, इज द स्पीड ऑफ द ज्योमेट्रिकली सिमिलर पंप विच वुड डिलीवर 1 cubic meter ऑफ लिक्विड पर सेकेंड अगेंस्ट अ हेड ऑफ 1 मीटर। अगर हेड को हम 1 मीटर कर दें तो वहां पर डिस्चार्ज कितना होगा, 1 cubic meter ऑफ लिक्विड। तो ठीक है, तो यही होता है स्पेसिफिक स्पीड। तो स्पेसिफिक स्पीड of a centrifugal pump is defined as the speed of a geometrically similar pump which would deliver 1 cubic meter of liquid per second against a head of 1 meter. It is denoted by ns. इसका फॉर्मूला क्या होगा, ns is equal to n under root of q hm की पावर 3 by 2। ठीक है, क्या होगा फॉर्मूला, ns is equal to n under root of q hm की पावर 3 by 4, जहां पर n क्या है स्पीड, q क्या है डिस्चार्ज, और एचएम क्या है, मैनोमेट्रिक हेड। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफिशिएंसीज। ठीक है, तो पहली है मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है? सो द रेशियो ऑफ मैनोमेट्रिक हेड टू द हेड imparted by impeller to the water is known as manometric efficiency. तो क्या है, it is the ratio of manometric head to the head imparted by impeller to water, है ना, कि जो impeller है वो वाटर को कितना हेड इम्पार्ट कर रहा है और उससे कितना मैनोमेट्रिक हेड बन रहा है। तो जो इसका रेशियो होता है इसे क्या बोलते हैं, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। फॉर्मूला क्या बनता है, जी एच एम अपॉन वी डब्ल्यू टू इंटू, फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, जी एच एम अपॉन वी डब्ल्यू टू, then mechanical efficiency. So the power at the shaft of the centrifugal pump is more the power available at the impeller of the pump. होता क्या है कि जो impeller पंप के impeller पे जितना पावर अवेलेबल होता है ना, वो पावर हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो पावर सेंट्रीफ्यूगल पंप के शाफ्ट पर प्रोवाइड होती है। ठीक है, सो द रेशियो ऑफ द पावर अवेलेबल एट द impeller to the power at the shaft of the centrifugal pump is known as mechanical efficiency. तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पावर एट द इम्पेलर अपॉन पावर एट द शाफ्ट, या इसको मैं से बोलेंगे इम्पेलर पावर अपॉन शाफ्ट पावर। तो रेशियो ऑफ इम्पेलर पावर टू द शाफ्ट पावर इज नोन एज मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है, तो हम पावर कैसे निकालेंगे, तो द पावर एट द इम्पेलर इन किलोवाट। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन बाय इम्पेलर पर सेकंड अपॉन 1000। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, W अपॉन जी इंटू VW2U2 अपॉन 1000। तो ये था कि मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, उसके बाद से बताया आपको कि मैकेनिकल एफिशिएंसी होती क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एयर वेसल इन रेसिप्रोकेटिंग पंप।
रेसिप्रोकेटिंग पंप में हम एयर वेसल क्यों यूज करते हैं? ठीक है, तो बेसिकली दो रीजन है, बेसिकली मेन दो रीजन है इसकी वजह से हम रेसिप्रोकेटिंग पंप में एयर वेसल का यूज करते हैं। पहला क्या है, टू गेट अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ लिक्विड एट अ यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, होता क्या है कि यूनिफॉर्म रेट पर कॉन्टिन्यूअस लिक्विड की सप्लाई होती रहे। ठीक है, दूसरा क्या है, टू सेव द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप। पंप को चलाने के लिए जितनी पावर लगेगी उसको भी सेव किया जा सकता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ एयर वेसल। सो मेन पर्पस ऑफ यूजिंग एयर वेसल्स आर to get a continuous supply of liquid at a uniform rate, and second, to save the power required to drive the pump. So this is due to the fact that by using a air vessel, the acceleration and friction heads are reduced. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एयर वेसल का यूज करेंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप में, तो वहां पर एक्सेलरेशन और जो फ्रिक्शन हेड होंगे वो कम हो जाएंगे। जब जब एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन हेड कम होंगे तो जो वर्क है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, जो कि हम यूज करते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप को चलाने के लिए। तो ये 5 क्वेश्चंस थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर के, जो कि इस यूनिट से लगातार पूछे जाते रहे। अब नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 है, ठीक है, जो कि है टरबाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम पंप पढ़ लेंगे तो टरबाइन पढ़ना, ध्यान रखना जो पंप और टरबाइन है वो काफी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अगर हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप सही से पढ़ा तो हम टरबाइन भी समझ सकते हैं, या टरबाइन हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा तो हम सेंट्रीफ्यूगल पंप भी इजिली समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि यूनिट नंबर 5 में 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, वो किस किस टॉपिक्स आते हैं। तो उसमें एक है टरबाइन, बेसिकली बेसिक डेफिनेशन ऑफ टरबाइन या रिएक्शन टरबाइन, स्पेसिफिक स्पीड इसकी इसमें भी है टरबाइन में, जेट रेशियो या ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है। तो 7 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि 7 मार्क्स में सर थ्योरी या डेरिवेशन कहाँ से आएगा, तो ज्यादा नहीं है। फर्स्ट डिफरेंट टाइप ऑफ एफिशिएंसीज, ड्राफ्ट ट्यूब एंड कैविटेशन। क्या बच्चों, डिफरेंट टाइप ऑफ एफिशिएंसीज, उसमें कि मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, ठीक है, या ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है, या कैविटेशन क्या होता है। ये 7 मार्क्स के थ्योरी डेरिवेशन से क्वेश्चन है। और जो न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल किसका आएगा, पेल्टर व्हील का प्लांट टरबाइन या स्पेसिफिक स्पीड। ये 3 टॉपिक्स हैं इस पे की न्यूमेरिकल हमेशा पूछा जाता रहा है, और खास तौर से पेल्टर व्हील बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक पे तो न्यूमेरिकल मान के चलो कि 100% पेपर में आता ही है हर साल, 100% हर साल इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल जरूर आएगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 2-2 नंबर के कौन से क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक से या इस यूनिट से पूछे जाते रहे। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज हाइड्रोलिक टरबाइन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक टरबाइन क्या होती है। तो बेसिकली हाइड्रोलिक टरबाइंस आर दोस मशीन्स विच कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल। टरबाइंस क्या होती है, टरबाइंस वो हाइड्रोलिक मशीन होती हैं जो कि हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। देन ये मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है बाय द यूज ऑफ अल्टरनेटर या फिर जनरेटर। तो टरबाइन और पंप एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, मतलब अगर डेफिनेशन में देखा जाए, पंप क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जो टरबाइन होती है क्या होती है, वो हाइड्रोलिक मशीन होती है जो कि हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में यूज कन्वर्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डिफाइन डिफरेंट टाइप ऑफ एफिशिएंसीज ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन। हाइड्रोलिक टरबाइन से कौन कौन सी एफिशिएंसीज होती हैं। ठीक है, तो पहला हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होती है बच्चों, तो इट इज द रेशियो ऑफ रनर पावर टू द वाटर पावर। कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, इट इज द रेशियो ऑफ रनर पावर टू द वाटर पावर, और इट इज द रेशियो ऑफ पावर डिलीवर टू पंप टू द पावर सप्लाइड एट द इनलेट। सेकेंड वन है मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शाफ्ट पावर टू द रनर पावर। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शाफ्ट पावर टू द रनर पावर। नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है। सो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग द रनर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड टू द टरबाइन। एंड लास्ट वन है ओवरऑल एफिशिएंसी। सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शाफ्ट पावर टू द वाटर पावर। ठीक है, अभी 4 एफिशिएंसीज हैं, ठीक समझा।
कि हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी या फिर ओवरऑल एफिशिएंसी। अब देखो समझना भी बहुत आसान है, समझना बहुत आसान है। मैं बताता हूँ कैसे कैसे कन्वर्जन है, किस तरीके से आप याद कर सकते हो उसको। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या है, तो देखो बेसिकली टरबाइन क्या, टरबाइन एक हाइड्रोलिक मशीन है जो कि हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब ये जो हाइड्रोलिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप पे हो रहा है, और हर स्टेप पे हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ रही है। तो पहले हम क्या निकाले, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की जो टरबाइन है पावर सप्लाइड एट द इनलेट, मतलब क्या कि टरबाइन के इनलेट पे कितना पावर, देन उसके बाद से ये जो पावर अवेलेबल है इसमें से कितना पावर डिलीवर हुआ किसको, रनर को, है ना। समझो कि टरबाइन के इनलेट पे कितना पावर है और उससे कितना पावर डिलीवर्ड हुआ रनर को, तो रनर स्टार रोटेट करना शुरू कर देगा। अब जब रनर रोटेट करना शुरू करेगा तो वहां पे क्या मिलेगी हमें, वहां क्या निकालेंगे आगे चल के, मैकेनिकल एफिशिएंसी। अब मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या है कि अब जो पावर डिलीवर्ड बाय वाटर टू द रनर, अब जो वाटर है वो रनर को कितना पावर डिलीवर कर रहा है, जो वाटर है वो रनर को कितना पावर डिलीवर कर रहा है टू द पावर, है ना, एंड पावर एट द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन। अब जो वाटर है वो रनर को कितना पावर डिलीवर कर रहा है, और जब वो रनर रोटेट कर रहा है तो वो शाफ्ट पे कितना पावर डिलीवर कर रहा है, तो ये जो रेशियो होता है इसे क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एफिशिएंसी बताया मैंने, शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर। ठीक है, तो इनलेट में हम सब अब हम निकालेंगे ओवरऑल एफिशिएंसी। तो इनिशियली इनलेट पे क्या था, टरबाइन के इनलेट पे क्या था, वाटर पावर, और फाइनली हमें क्या मिल गया वहां पर, शाफ्ट पावर। तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो गई, शाफ्ट पावर टू द वाटर पावर। अब इसमें एक थोड़ी सी अलग है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है समझो। ये क्या बताया था मैंने कि वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग द रनर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड टू द टरबाइन। अब टरबाइन को हम कितना वाटर सप्लाई कर रहे हैं बाय वॉल्यूम, टरबाइन को हम कितना वाटर सप्लाई कर रहे हैं बाय वॉल्यूम, और जितना वाटर सप्लाई कर रहे हैं उसमें से कितना पोर्शन जो है वो क्या कर रहा है, टरबाइन को स्ट्राइक, वो जो है टरबाइन के रनर को स्ट्राइक कर रहा है। तो इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग द रनर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई टू द टरबाइन। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ये कि हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होती है, या मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है, या फिर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है इन केस ऑफ टरबाइन। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन जेट रेशियो। जेट रेशियो क्या होता है, सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पिच डायमीटर ऑफ द पेल्टन व्हील टू द डायमीटर ऑफ जेट। क्या बच्चों ये कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ पिच डायमीटर ऑफ द पेल्टन व्हील टू द डायमीटर ऑफ द जेट, एंड इट इज नोटेड बाय एम। एम इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और मोस्ट केसेस में जेट रेशियो कितना लेते हैं हम, 12। मोस्ट केसेस में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पर जेट रेशियो कितना लेंगे बच्चों, 12। नेक्स्ट टॉपिक इसी में स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ टरबाइन। अभी हमने प्रीवियस पढ़ा था कि हमने पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में स्पेसिफिक स्पीड निकाली थी। अब यहाँ हम टरबाइन में डिफाइन करेंगे कि स्पेसिफिक स्पीड क्या है। सो इट इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ टरबाइन। ये क्या है, बेसिकली ये टरबाइन की स्पीड ही है, बट उसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, तो इट इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ टरबाइन विच इज आइडेंटिकल इन शेप। टरबाइन होगी वो शेप में आइडेंटिकल होगी, है ना। सो it is defined as the speed of a turbine which is identical in shape, geometrical dimensions, blade angles, gate opening, etc. with the actual turbine, but of a size that it will develop unit power when working under unit। अब समझना बेसिकली क्या है, ये एक टरबाइन की स्पीड है जो कि आइडेंटिकल है विद एक्चुअल टरबाइन इन शेप, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन, ब्लेड एंगल्स या गेट ओपनिंग एटसेट्रा। बट जो जो टरबाइन का साइज होगा वो कैसा होगा कि वो अगर उसको हम यूनिट हेड दें, अगर क्या करे, अगर वो यूनिट हेड के अंडर वर्क करे तो यूनिट पावर डेवलप करे, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी स्पेसिफिक स्पीड। तो फिर से मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, बिल्कुल समझ लो आराम से। इट इज डिफाइंड एज द speed of a turbine which is identical in shape, geometrical dimensions, blade angles, gate opening, etc. with the actual turbine, but of such a size that it will develop unit power when working under unit head. It is denoted by NS. So NS is equal to N under root P
अपॉन h की पावर 5/, ठीक है। यहाँ पर ns क्या है, इसकी स्पेसिफिक स्पीड, n क्या है स्पीड, p है, पावर h क्या है यहाँ पर हेड, ठीक है। तो ये था 2 मार्क्स का क्वेश्चन कि सर यूनिट नंबर 5 से कौन कौन से टॉपिक है या कौन कौन से क्वेश्चन है जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चलते हैं आगे, हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन। तो मैंने क्या करा है, जो सबसे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो मैंने दोनों तीनों यूनिट से, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 से दो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, जिससे कि 99% चांस है पेपर में आने के। तो ये पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से हैं, देन हम क्वेश्चन वाइज एक एक करके उनका सॉल्यूशन भी करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज हाइड्रोलिक जंप, give the classification of jump on the basis of location of jump. Second है, derive an expression for depth of hydraulic jump in terms of upstream force number. और इसी में एक क्वेश्चन और है, derive an expression for energy loss in a hydraulic jump for a rectangular channel. Question number 3 है, what is reciprocating pump, describe the principle and working of a reciprocating pump with neat sketch. Next question number 4 है, explain with a neat sketch the construction detail and working principle of a centrifugal pump. इसी के साथ मैंने एक न्यूमेरिकल भी अटैच करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पेल्टन व्हील टरबाइन एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स आल्सो। इसके साथ भी न्यूमेरिकल अटैच करा है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्राफ्ट ट्यूब, प्रूव दैट the pressure at the inlet of draft tube is less than the atmospheric pressure, also write short notes on cavitation. तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। मैंने दोनों यूनिट के 3 यूनिट के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं थ्योरेटिकल, और जहां पे लगा कि न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है तो वहां पर मैंने न्यूमेरिकल भी अटैच करा है। तो हम आने वाली स्लाइड्स में 6 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे कि जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो किस तरीके से हम पढ़ेंगे, किस तरीके से याद करेंगे, या न्यूमेरिकल को किस तरीके से समझेंगे जिससे कि हम इजीली उसको हम पेपर में भी कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज हाइड्रोलिक जंप, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ जंप। तो मैंने 2 नंबर में बताया था कि 2 नंबर में भी इससे क्वेश्चन आता है, तो फिर मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। हाइड्रोलिक जंप क्या है, तो द राइज इन वाटर लेवल विच अकर्स ड्यूरिंग द, मैंने बताया था अभी 2 नंबर के क्वेश्चन में भी सेम डेफिनेशन बताई थी, फिर बता रहा हूं मैं आपको कि द राइज इन वाटर लेवल विच अकर्स ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सुपर क्रिटिकल फ्लो टू द सब क्रिटिकल फ्लो इज कॉल्ड हाइड्रोलिक जंप। जब सुपर क्रिटिकल फ्लो सब क्रिटिकल फ्लो में ट्रांसफॉर्म होता है, तो उस समय जो वाटर लेवल का राइज होता है, जो वाटर लेवल बढ़ता है, उस समय क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक जंप, और इसको हम स्टैंडिंग वेव भी बोलते हैं। तो द राइज ऑफ वाटर लेवल विच टेक्स प्लेस ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल शूटिंग फ्लो टू द स्टेबल स्ट्रीमिंग फ्लो इज नोन एज हाइड्रोलिक जंप। So when hydraulic jump takes place, loss of energy occurs due to eddy formation and turbulence occurrence। जब हमेशा ध्यान रखना कि जब ये हाइड्रोलिक जंप जब भी होगा, है ना, वहां पर क्या होगा, ड्यू टू एडी फॉर्मेशन और टर्बुलेंस के कारण हाइड्रोलिक एनर्जी का लॉस होगा। नेक्स्ट इसी में क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप मैंने बताया था क्वेश्चन। तो पहला है फ्री जंप। तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे, क्लासिफाइड कैसे करेंगे। सो द डेप्थ डाउन स्ट्रीम ऑफ ए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेल वाटर डेप्थ। समझा, बहुत इंपॉर्टेंट मैं क्यों बता रहा हूँ अभी, क्योंकि ये चीजें आगे यूज होंगी, है ना। सो द डेप्थ डाउनवर्ड ऑफ अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, किसी भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में जो डाउन स्ट्रीम की जो डेप्थ होती है उसे हम क्या बोलते हैं, टेल वाटर डेप्थ। तो y2 क्या है यहाँ पर, yt टेल वाटर डेप्थ, ya है डेप्थ एट द वेना कॉन्टेक्ट, एंड y2 क्या है, सीक्वेंट डेप्थ टू ya। मैंने इसलिए बताया कि इन्हीं के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहला है बच्चों फ्री जंप। फ्री जंप क्या होता है, फर्स्ट वन है फ्री जंप। तो फ्री जंप क्या बच्चों, सो जंप विद yt इक्वल टू और लेस देन y2 इज कॉल्ड फ्री जंप। तो फ्री जंप में क्या होगा कि yt इट मींस क्या है,
जो टेल वाटर डेप्थ होगा वो सीक्वेंट डेप्थ के बराबर होगा। फ्री जंप में क्या होगा बच्चों कि जो टेल वाटर डेप्थ होगा वो सीक्वेंट डेप्थ के बराबर होगा। ठीक है, सो व्हेन y2 इज इक्वल टू yt a free jump will form at the वेना कॉन्ट्रैक्टर। कहां पर होगा बच्चों? ये वेना कॉन्ट्रैक्टर पे फ्री जंप होगा। नेक्स्ट इसमें टाइप है, वो है आपका रिपेल्ड जंप। ये रेपेल्ड क्या होता है? ठीक है, सो इफ y2 इज लेस देन yt इज लेस देन y2, इस केस में क्या होगा बच्चों कि जब when yt is less than y2, the jump is repelled downstream of the vena contracta through an m3 curve or maybe h3 curve। होता क्या यहाँ पर कि रेपेल्ड जब कब होगा? जब yt की वैल्यू y2 से कम की, है ना? देखो यहाँ पर, ठीक है। सो द डेप्थ एट द टो ऑफ द जंप इज लार्जर देन YA, such a jump is called repelled jump। क्या होगा? The depth at the toe of the jump, जब जंप के जो टो की जो डेप्थ होगी वो YA से ज्यादा होगी, तो इस टाइप के जंप को हम क्या बोलेंगे? रिपेल्ड जंप लेंगे। नेक्स्ट है सबमर्ज जंप। तो बच्चों सबमर्ज जंप क्या होती है? तो इफ YT इज ग्रेटर देन YT, अब YT क्या बताया था मैंने? YT क्या है बच्चों? वाटर डेप्थ है, और Y2 क्या बताया था मैंने? सीक्वेंट डेप्थ है। ध्यान रखना, YT क्या है? टेल वाटर डेप्थ है, और Y2 क्या है? सीक्वेंट डेप्थ है। तो जब टेल वाटर, ठीक है, जब टेल वाटर डेप्थ ज्यादा होगा सीक्वेंट डेप्थ में, तो उस टाइम जो जंप होगा उसे क्या बोलेंगे? सबमर्ज जंप। क्या बोलेंगे तो बच्चों? सबमर्ज जंप। इफ YT इज ग्रेटर देन Y2, the jump is no longer free, it gets down drawn out. So such a jump is called drawn jump or submerged jump. So the loss of energy in a submerged jump is smaller than that in a free jump. तो जो ये सबमर्ज जंप है, यहाँ पर जो एनर्जी का लॉस होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू फ्री जंप के। ठीक है, ये सब बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ जंप। ये हाइड्रोलिक जंप क्या होता है उसके बाद हमने पढ़ा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक जंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, derive an expression for depth of hydraulic jump in terms of upstream Froude number। और दूसरा है पार्ट बी है, derive an expression for energy loss in a hydraulic jump for a rectangular can। तो हम दोनों एक एक डेरिवेशन को बहुत आराम से हम यहाँ पर समझेंगे और करेंगे। देखो बच्चों, तो पहला है एक्सप्रेशन फॉर डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप इन टर्म्स ऑफ अपस्ट्रीम फ्रॉड नंबर, है ना? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम पार्ट ए करेंगे। तो लेट v1 is equal to velocity of flow on the upstream side and d is equal to depth of flow on upstream side। v1 क्या है? velocity of flow on the upstream side and d क्या है? depth of flow on upstream side। Now the Froude number on the upstream side of the jump is given by Fe is equal to v1 upon under root of g d1। जो Froude number होगा अपस्ट्रीम साइड में कैसे दिया जाएगा? Fe is equal to v1 upon under root of g d1। Now the depth of flow after the hydraulic jump is d2। अब हाइड्रोलिक जंप के पहले जो डेप्थ था वो d1 था, और हाइड्रोलिक जंप के बाद डेप्थ कितने हो गया? d2 हो गया। ठीक है, so now the depth of flow after the hydraulic jump is d2 and is given by the equation 16.22। वो क्या था? d2 is equal to minus d1 by 2 plus under root of d1 का स्क्वायर by 4 plus 2 v1 का स्क्वायर d1 upon g। ठीक है, अब आगे करेंगे इज इक्वल टू माइनस d1 by 2 प्लस अंडर रूट ऑफ d1। अब क्या करो बच्चों, यहाँ से d1 का स्क्वायर by 4 बाहर ले लो। यहाँ से क्या करेंगे? d1 का स्क्वायर by 4 बाहर लेंगे, तो d1 का स्क्वायर by 4 बाहर ले तो क्या बच गया यहाँ पर? 1। अंदर क्या जाएगा? 1 प्लस 8 v1 का स्क्वायर अपॉन जी डी 1। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। देखो ये क्या है? d1 का स्क्वायर, तो बाहर आके d हो जाएगा, ये 4 है, तो 4 अंडर रूट ऑफ 4 की वैल्यू क्या होती है? 2। तो क्या आ जाएगा? d2 is equal to minus d1 by 2 plus d1 by 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 8 v1 का स्क्वायर अपॉन जी डी। ठीक है, बट वी नो दैट फ्रॉड नंबर की वैल्यू क्या है? v1 अपॉन रूट जी डी 1, है ना? अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो Fe
का स्क्वायर इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर अपॉन GD1। अब क्या करना है बच्चों, देखो V1 का स्क्वायर अपॉन GD1 ये किसके नंबर किसके इक्वल है, फ्रॉड नंबर के स्क्वायर के। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो D2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, D2 इज इक्वल टू माइनस D1/2 प्लस D1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 8 FE का स्क्वायर मिल जाएगा, 8 FE का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बन के आ जाएगी D1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 8 FE का स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरीके से हम D2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरीके से बच्चों क्या करेंगे, हम D2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। और D2 क्या है, डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप, ठीक है। और किस में निकाला है, इन टर्म्स ऑफ फ्रॉड नंबर। हमने किसके टर्म में निकाला बच्चों, अप स्ट्रीम फ्रॉड नंबर के टर्म में निकाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पार्ट बी, हम निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हाइड्रोलिक जंप। मैंने बताया था कि हाइड्रोलिक जंप एनर्जी का लॉस होता है, क्यों, क्योंकि ड्यू टू एडी फॉर्मेशन एंड टर्बुलेंस के कारण, है ना। जब भी हाइड्रोलिक जंप होगा वहां पर एडी फॉर्मेशन होगा और टर्बुलेंस भी होगा, उसके कारण जो है एनर्जी का लॉस होगा। तो वो लॉस कितना होगा, हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो हम देखते हैं। When hydraulic jump takes place, a loss of energy due to eddy formation and turbulence takes place। ठीक है, फिर से डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर ये सेक्शन 1 और ये सेक्शन P2। यहाँ पर प्रेशर है P1, सेक्शन 1 पे प्रेशर है P1 और सेक्शन 2 पे कितना है P2, दिस वन, ठीक है। सो दिस लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी एट सेक्शन 1 एंड 2। तो जो एनर्जी का लॉस हो रहा है, ये जो एनर्जी का लॉस हो रहा है ड्यू टू हाइड्रोलिक जब, वो किसके इक्वल होगा, सो इट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ स्पेसिफिक एनर्जीज एट सेक्शन 1 एंड 2। सो कैसे निकालेंगे, तो और लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हाइड्रोलिक जंप HL इज इक्वल टू E1 माइनस E। फॉर्मूला बनेगा HL इज इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, D1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। और E2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, सिमिलरली E1 में D1 था V1 था, तो E2 में D2 V2 हो जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा, D1 प्लस V1 का स्क्वायर अपॉन 2G माइनस D2 प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन 2G। अब V1 और V2 वाले टर्म को एक साथ कर लेंगे, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म है उसको हम एक साथ कर लेंगे। तो V1 का स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन 2G माइनस D2 माइनस 1। तो HL की वैल्यू यहाँ तक आ गई। अब आगे बढ़ते थोड़ा सॉल्व करते हैं बच्चों, एक बार और लिख लेंगे जिससे आगे क्या वैल्यू बन के आई थी, तो V1 का स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन 2G माइनस D2 माइनस D1। बट वी नो दैट Q इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू डी। डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू डी। तो हम V को Q के टर्म में लिख सकते हैं। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन D1 और V2 इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन D2। अब यहाँ पर V1 और V2 की वैल्यू को पुट करो तो क्या बनेगा, Q1 स्क्वायर अपॉन 2G D1 का स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अपॉन 2G D2 का स्क्वायर माइनस D2 माइनस D1। अब देखो यहाँ पर Q स्क्वायर कॉमन है और यहाँ पर 2G कॉमन है, बाहर ले लो। तो Q स्क्वायर अपॉन 2G बाहर ले, यहाँ क्या बच गया, 1 अपॉन D2 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन D2 का स्क्वायर माइनस D2 माइनस D1। अब इसको एलसीएम ले लो, है ना। तो Q स्क्वायर अपॉन 2G बाहर, एलसीएम क्या हो जाएगा, D2 का स्क्वायर माइनस D1 का स्क्वायर अपॉन D1 का स्क्वायर D2 का स्क्वायर माइनस D2 माइनस D1, ठीक है। अब बट हमें पता है एक इक्वेशन 4 में Q की जो वैल्यू एक और होती है, वो वैल्यू क्या है बच्चों, Q स्क्वायर इज इक्वल टू G D1 D2। क्या होती है Q स्क्वायर की वैल्यू, Q स्क्वायर इज इक्वल टू G D1 D2 इन ब्रैकेट D2 प्लस D1 बाई। तो Q स्क्वायर की एक वैल्यू ये भी होती है। अब इस Q स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो बच्चों, कर देते हैं पुट। तो लॉस ऑफ हेड कितना आ जाएगा, देखो Q स्क्वायर की वैल्यू पुट करो तो क्या है, Q स्क्वायर की वैल्यू वैल्यू G D1 D2 D2 प्लस D1 बाई 2 इंटू D2 का स्क्वायर माइनस D1 का स्क्वायर अपॉन 2G, ये वाला 2G D1 का स्क्वायर D2 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस D2 माइनस D1, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, D2 प्लस D1 इन ब्रैकेट D2 का स्क्वायर माइनस D1 का स्क्वायर, हमने इसको एक साथ ले लिया अपॉन, देखो एक D1 का स्क्वायर और D2 का स्क्वायर से एक D1 D2 कट जाएगा, G से G कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर D2 प्लस D1 इन ब्रैकेट D2 का स्क्वायर माइनस D1 का स्क्वायर अपॉन 4 D1 D2 माइनस D2 माइनस
D1। ठीक है, अब इसको लिखा है तो ऐसे ही D2 प्लस D1 लिखा है। अब ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या लिखा है बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। इसे ओपन करो तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो D2 प्लस D1 पहले से था, इन ब्रैकेट D2 प्लस D1 इन ब्रैकेट D2 माइनस D1 अपॉन 4 D1 D2 माइनस D2 माइनस D1। अब क्या करो? अब क्या करें सर? कुछ मत करो, D2 माइनस D1 को कॉमन ले लो। क्या करो? कुछ मत करो, D2 माइनस D1 को कम कर लो, क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ पर, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हमने D2 माइनस D1 को जैसे ही यहाँ पर कॉमन लिया, यहाँ क्या बच जाएगा? D2 माइनस D1 तो बाहर आ गया। अब ये दोनों तो सेम टर्म है, तो क्या बच जाएगा? D2 प्लस D1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 टाइम D1 D2 माइनस 1। तो HL की वैल्यू ये आ गई। थोड़ा सा इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। इस एक्सप्रेशन को और रिड्यूस करते हैं तो क्या जाएगा? D2 माइनस D1 इन ब्रैकेट, अब क्या लिखा था? D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर, A प्लस B को होल स्क्वायर को ओपन करो तो D2 का स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर प्लस 4D प्लस 2 D1 D2 माइनस 4 D1 D2 अपॉन 4 D1 D2, क्योंकि हमने आगे एलसीएम भी ले लिया। तब क्या बन जाएगा बच्चों? D2 माइनस D1 बाहर था, यहाँ क्या हो जाएगा? D2 का स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर माइनस 2 D1 D2। तो ये क्या बन गया? D2 माइनस D1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो क्या बच गया? इक्वेशन क्या आ गई? D2 माइनस D2 माइनस D1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 टाइम D1 D2। तो ये क्या बन जाएगा दोनों मिला के? इन ब्रैकेट D2 माइनस D1 का होल क्यूब अपॉन 4 टाइम D1 D2। तो इतना एनर्जी का लॉस होगा ड्यू टू हाइड्रोलिक जंप। हाइड्रोलिक जंप के थ्रू कितना एनर्जी का लॉस होगा? D2 माइनस D1 का होल क्यूब अपॉन 4 टाइम D1 D2 D1 D2। तो होप्स हो कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इनका एक्सप्रेशन भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखा आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वो रहा। व्हाट इज रेसिप्रोकेटिंग पंप? डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग पंप विद नीट स्केच। भाई रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, इसका प्रिंसिपल बताना, उनकी वर्किंग बतानी है। बहुत आसान है, सबसे आसान टॉपिक इस पंप का है। तो अब पहले देखते हैं कि भैया ये रेसिप्रोकेटिंग पंप है क्या, है ना। So, the mechanical energy is converted into hydraulic energy by sucking a liquid into a cylinder in which a piston is reciprocating, which exert the thrust on the liquid and increase hydraulic energy. The pump is known as reciprocating pump. बड़ा, अब तो सर आपने डेफिनेशन बताया, समझाओ कैसे। तो बेसिकली रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या था? रेसिप्रोकेटिंग पंप में मैकेनिकल एनर्जी हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इट मींस क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होती है बाय शकिंग द लिक्विड इन अ सिलेंडर। हम क्या करेंगे? सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन लगा होगा, तो सिलेंडर के अंदर लिक्विड को शक करेंगे, उसके बाद उस पिस्टन से उस लिक्विड पर थ्रस्ट अप्लाई करेंगे, जिससे कि उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या हुआ? हमने पिस्टन का जो मूवमेंट हुआ उसने क्या करा? प्रेशर और जो मैकेनिकल एनर्जी है, प्रेशर पिस्टन का मूवमेंट क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। और जब वो कंप्रेस करेगा उसके अंदर लिक्विड को, तो क्या करेगा? उसका प्रेशर एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। तो इस टाइप का जो पंप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकेटिंग पंप। फिर से बता दे रहा हूं, द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी बाय शकिंग द लिक्विड इनटू अ सिलेंडर इन व्हिच piston is reciprocating, which exerts the thrust on the liquid and increase its hydraulic energy. The pump is known as reciprocating pump, जो कि हमने यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखा रखा है। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन भी, नेक्स्ट टॉपिक इसी में है। ठीक है, कि इसकी वर्किंग कैसे होगी। सर इसकी वर्किंग बताओ। अब मैं तुम लोग को यहाँ पर वर्किंग बताऊंगा सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग। So a single acting reciprocating pump consists of a piston which moves forward and backward in a closed fitting cylinder. तो सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग होगा कि सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन लगा होगा जो कि थ्रू एंड फ्रो मोशन करेगा। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन इज ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग द पिस्टन टू अ क्रैंक बाय मींस ऑफ अ क्रैंक। समझो, यहाँ पर ये है सिलेंडर, इसके अंदर लगा है पिस्टन। अब ये पिस्टन है ना, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। अब इसको मोशन कहाँ मिलेगा? इसको मोशन मिलेगा थ्रू द क्रैंक। और क्रैंक के थ्रू ये कैसे कनेक्टेड होगा? कनेक्टिंग रॉड के थ्रू ये पिस्टन कनेक्ट होगा। तो जब क्रैंक का रोटेशन होगा तो ये कनेक्टिंग रॉड रोटेट करेगी, और जब कनेक्टिंग रॉड रोटेट करेगी तो ये पिस्टन भी टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ठीक है,
सो द क्रैंक इज ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। और क्रैंक चलाने के लिए हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करते हैं। सो अब इसके एक तरफ आपके देखो बच्चे यहाँ पर मेन कंपोनेंट्स में क्या क्या आ जाएंगे यहाँ पर। तो एक तरफ इसके सक्शन पाइप लगा होगा, एक तरफ आपके डिलीवरी पाइप लगा होगा, ठीक है। यहाँ पर ये डिलीवरी वाल्व है और यहाँ पर ये सक्शन वाल्व लगा होगा। तो ये इसके मेन कंपाउंड देखे थे कौन कौन से हैं। तो सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप, ये सक्शन पाइप विद सक्शन वाल्व, डिलीवरी पाइप विद डिलीवरी वाल्व, उसके बाद से पिस्टन विद सिलेंडर, क्रैंक कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक के क्रैंक एंड सम, ये सब लेवल। तो ये सारे सारे इसके मेन पार्ट्स हैं। अब देखेंगे इसकी वर्किंग कैसे होती है। सो व्हेन द क्रैंक स्टार्ट रोटेटिंग, जैसे क्रैंक रोटेट करना स्टार्ट करेगा, द पिस्टन मूव्स टू एंड फ्रो इन द सिलेंडर। तो व्हेन द क्रैंक इज एट ए, द पिस्टन इज एट द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन। आप समझो यहाँ से। अब डायग्राम में तुमको सब समझाता हूँ। और ऐसे पिक्चर को इनलार्ज करते बड़ा करते हैं तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो समझो भैया, जब पिस्टन, देखो जब क्रैंक ए पर होगा तो जो पिस्टन होगा वो एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पर होगा। मतलब कहां पर होगा, यहाँ पर होगा। अब जैसे ही पिस्टन ए से सी की तरफ जाएगा, समझना बच्चों, जैसे ही पिस्टन ए से सी की, जैसे ही क्रैंक ए से सी की तरफ जाएगा, पिस्टन इस एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट की तरफ, ये पिस्टन क्या होगा, एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट की तरफ आ जाएगा। तो जैसे ही पिस्टन यहाँ से इधर की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर सक्शन क्रिएट होगा। सक्शन क्रिएट होने का मतलब क्या है कि लो प्रेशर क्रिएट होगा। जैसे ही यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि अंदर पाइप के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इस सक्शन प्रेशर। तो क्या होगा, ये जो सक्शन वाल्व है ये ओपन हो जाएगा। जैसे सक्शन वाल्व ओपन होगा, ये वाटर सिलेंडर के अंदर आना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे पिस्टन ए से सी की तरफ पहुंचेगा, जैसे जैसे क्रैंक ए से सी की तरफ पहुंचेगा, पिस्टन इधर की तरफ मूव करेगा। और जैसे ही क्रैंक पोजीशन सी पर होगा, पिस्टन जो है एक्सट्रीम राइट पोजीशन पर होगा। जैसे ये पिस्टन एक्सट्रीम राइट पोजीशन पर होगा और इस सिलेंडर के अंदर वाटर पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। इस सिलेंडर क्या होगा, अंदर वाटर पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। अब उसके बाद जैसे ही ये क्रैंक सी से ए की तरफ आएगा, पिस्टन राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना शुरू करेगा। अब भैया पिस्टन जैसे ही लेफ्ट से, सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ आया, इसका प्रेशर इंक्रीज करेगा। अब जैसे इसका प्रेशर इंक्रीज करा, लिक्विड का यहाँ का प्रेशर कम था, तो ये सक्शन वाल्व क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, सक्शन वाल्व क्लोज जाएगा। और जैसे ही फर्दर पिस्टन और मूव करेगा, जो लिक्विड इसके अंदर है या वाटर, उसको उसकी उसके ऊपर उसको और कंप्रेस करेगा, जिसके उससे प्रेशर बढ़ेगा। जैसे उसका प्रेशर बढ़ेगा, ये डिलीवरी वाल्व बन जाएगा। जैसे डिलीवरी वाल्व ओपन होगा, इसके अंदर का लिक्विड क्या होगा, इस डिलीवरी वाल्व के थ्रू जहां पर हमें भेजना है वहां पर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये थी वर्किंग ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग पंप, वर्किंग ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक है, तो देख लेते हैं फटाफट। So when the crank start rotating, the piston moves to and fro in the cylinder. So when the crank is at A, the piston is at the extreme left position in the cylinder. जैसा मैंने आपको बताया समझाया। So as the crank is rotating from A to C, it will from 0 degree to 180 degree centigrade, the piston is moving towards right in the cylinder. जैसा मैंने आपको बताया था, piston left से right की तरफ आएगा। So the movement of the piston towards right creates a partial vacuum in the cylinder. मैंने बताया था जैसे piston लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, वहां पर एक पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होगा। सो बट व्हेन द ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन द सम्प, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन इज एक्टिंग। अब होता क्या है कि जो सम्प है वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है कंपेयर टू वैक्यूम प्रेशर के, तो क्या होगा, सक्शन वाल्व ओपन हो जाएगा। तो विच इज मोर देन द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर, तो दस द लिक्विड इज फोर्स्ड इनटू द सक्शन पाइप फ्रॉम द सम्प। So this liquid opens the suction valve and enters into the cylinder. Now, when the piston moves from right to left, it means when the crank is rotating from C to A, the piston moves from its extreme right position to extreme left position in the cylinder. So the movement of the piston towards the left increases the pressure on the liquid inside the cylinder. मैंने बताया था कि जो सिलेंडर के अंदर लिक्विड है उसका प्रेशर इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। और जैसे इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा, सक्शन वाल्व क्लोज हो जाएगा और डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाएगा।
So the liquid is forced into the delivery pipe and is raised to the required height. तो क्या होगा इस तरीके से, लिक्विड क्या करेगा, ये डिलीवरी पाइप में जाएगा और रिक्वायर्ड हाइट तक वो बढ़ जाएगा, उसके बाद से जहां उसको डिस्चार्ज करना होगा वहां पर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये था वर्किंग ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग। नेक्स्ट इसी में आते हैं, वर्क डन बाय अ रेसिप्रोकेटिंग पंप। अब भैया इतने लिक्विड को साइड पर ले जाने के लिए, लिक्विड को साइड पर ले जाने के लिए रेसिप्रोकेटिंग पंप को कितना कार्य करना पड़ेगा, भैया कितना कार्य करना पड़ेगा। सो वर्क डन पर सेकंड कितना होगा, सो वर्क डन पर सेकंड इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर लिफ्टेड पर सेकंड इनटू टोटल हाइट थ्रू विच वाटर इज लिफ्टेड। क्या फॉर्मूला बनेगा, वर्क डन पर सेकंड इक्वल टू वेट ऑफ वाटर लिफ्टेड पर सेकंड कितना वाटर लिफ्ट हो रहा है इनटू टोटल हाइट थ्रू विच वाटर लिफ्टेड, और कितनी हाइट तक ये वाटर लिफ्ट हो रहा है। तो वेट ऑफ वाटर लिफ्टेड पर सेकंड इज इक्वल टू W एंड टोटल हाइट कितना है HS प्लस HD। वहां पर HS क्या है, सक्शन हेड, HD क्या है, डिलीवरी हेड। तो वेयर HS प्लस HD इज इक्वल टू टोटल हाइट थ्रू विच वाटर इज लिफ्टेड। तो वाटर क्या कर रहे हैं, हम सक्शन से लिफ्ट कर रहे हैं और कहां तक पहुंचा रहे हैं, डिलीवरी तक। तो एक इक्वेशन हमें पता है कि वेट ऑफ वाटर का फॉर्मूला कैसे मिलेगा, W इज इक्वल टू रो GALN अपॉन 60। वेट ऑफ वाटर इज गिवन बाई W इज इक्वल टू रो GALN बाई 60। अब क्या करो भैया, इस इक्वेशन में दोनों वैल्यू रख दो, रखो जी। तो वर्क डन पर सेकंड इज इक्वल टू रो GALN बाई 60 इंटू HS प्लस HD। ये तो हो गया वर्क डन। हमें निकालना है कि पंप को चलाने के लिए कितनी पावर चाहिए किलोवाट में। तो पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप इन किलोवाट इज इक्वल टू वर्क डन पर सेकंड अपॉन 1000। इसे क्या करो, 1000 से डिवाइड कर दो, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा रो GALN HS प्लस HD अपॉन 60,000 किलो वाट। यहाँ पर रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर है, G क्या है, G की वैल्यू क्या है बताया आपको, A क्या है एरिया, L क्या है लेंथ, N क्या है, यहाँ पर आपका N क्या है RPM रेवोल्यूशन पर मिनट, HS बताया था सक्शन हेड, और HD क्या बताया था आपका डिलीवरी। ये था वर्क डन बाय अ रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। एक्सप्लेन विद द नीट स्केच द कंस्ट्रक्शन डिटेल एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब हमें सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में पढ़ना है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो कैसे वर्क करता है। तो पहले देख लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है। सो द हाइड्रोलिक एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी। जब हम पंप का यूज करते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, हम हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और हाइड्रोलिक एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी। सो the hydraulic energy is in the form of pressure energy if the mechanical energy is converted into pressure energy. Now if the mechanical energy is converted into pressure energy by means of a centrifugal force acting on the fluid, the hydraulic machine is called centrifugal pump, है ना। अगर जो मैकेनिकल एनर्जी है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है बाय मींस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट, देन इट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल पंप। So the centrifugal pump acts as a reverse of a inward radial flow reaction turbine। बेसिकली जो सेंट्रीफ्यूगल की वर्किंग होती है जस्ट उल्टी होती है, रिवर्स होती है इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइंस के। दिस मींस दैट द फ्लो इन द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज इन द रेडियल आउटवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसके अंदर जो फ्लो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। So the centrifugal pump works on the principle of forced vortex flow। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो किस पे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल वर्क करता है, वो वर्क करता है फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो। अब ये फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो प्रिंसिपल क्या है, सो वो क्या होता है, विच मीन्स दैट व्हेन अ सर्टेन मास ऑफ लिक्विड इज रोटेटेड बाय एन एक्सटर्नल टॉर्क। हम क्या करेंगे इसमें कि व्हेन अ सर्टेन मास ऑफ लिक्विड इज रोटेटेड बाय एन एक्सटर्नल टॉर्क द राइज इन प्रेशर हेड ऑफ द रोटेटिंग लिक्विड टेक्स प्लेस। अब जब हम क्या करेंगे, लिक्विड के कुछ मास को हम रोटेट कराएंगे बाय मींस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, देन जो रोटेटिंग लिक्विड है उसका प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। ये क्या कहलाता है, फोर्स वोर्टेक्स। आगे बढ़ते हुए
अब देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है इम्पेलर। इम्पेलर क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो रोटेटिंग पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं इम्पेलर। इसके अंदर सीरीज ऑफ बैकवर्ड कर्ड वेन्स होती हैं। So the rotating part of a centrifugal pump is called impeller. It consists of a series of backward curved vanes. So the impeller is mounted on a shaft which is connected to the shaft of an electric motor. जो impeller होता है वो shaft पे mounted होता है, और जिस shaft पे mounted होता है वो electric motor से connected होती है। वो क्या होती है बच्चों? Electric motor से connected होती है। Next main component इसका है casing. So it is similar to the casing of reaction turbine. सिमिलर रिएक्शन टरबाइन हम आगे पढ़ेंगे, उस केसिंग बराबर जैसी होती है। इट इज एन एयर टाइट पैसेज सराउंडिंग द इम्पेलर। ये क्या होता है? एक एयर टाइट पैसेज होता है जो कि इम्पेलर को सराउंड करके रखता है, एंड इज डिजाइन इन सच ए वे दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर डिस्चार्ज एट द आउटलेट ऑफ द इम्पेलर इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी। और इस तरीके से डिजाइन होता है, ये इस तरीके से डिजाइन होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी आउटलेट पर डिस्चार्ज होगी वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी बिफोर द वाटर लीव्स द केसिंग एंड एंटर्स द डिलीवरी पाइप। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ केसिंग: वॉल्यूट केसिंग, वॉर्टेक्स केसिंग एंड केसिंग विद गाइड प्लेट। तो तीन तरीके की केसिंग कॉमनली होती है। वॉल्यूट केसिंग होती है, वॉर्टेक्स केसिंग होती है, केसिंग विद गाइड प्लेट्स होती है। तो नेक्स्ट मेन पार्ट है वो सक्शन पाइप विद फूड वॉल्व एंड अ strainer. So a pipe whose one end is connected to the inlet of the pump and other end dips into the water in a sump is known as suction pipe. Suction pipe वो पाइप होते हैं जिसका एक एंड संप के अंदर डिप होता है और दूसरा जो एंड होता है वो पंप के इनलेट से कनेक्टेड होता है। दिखा देंगे आपको, डायग्राम में समझा देंगे बच्चों यहाँ पर। नेक्स्ट होती है डिलीवरी पाइप। तो a pipe whose one end is connected to the outlet of the pump and the other end delivers the water at the required height is known as delivery pipe. तो डिलीवरी पाइप वो पाइप होती है जिसका एक एंड पंप के आउटलेट से कनेक्टेड होता है और दूसरा एंड रिक्वायर्ड हाइट पर कनेक्टेड होता है जहां पर वाटर की सप्लाई करनी होती है। देखते बच्चों, इस डायग्राम में समझ लेंगे, आपको ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। देखते देखो इसके मेन पार्ट कौन कौन से? इम्पेलर, केसिंग, सक्शन पाइप, है ना। ये क्या है? सम सक्शन पाइप के नीचे फुटबॉल लगा होता है, उसके नीचे स्टेनर होता है, ठीक है। ये है डिलीवरी पाइप और इसके साथ लगा होता है यहाँ पर डिलीवरी फ्लैंज। और यहाँ पर सक्शन वाले पाइप पे क्या लगा होगा? सक्शन फ्लैंज। ये सक्शन वॉल्व यहाँ पर होता है डिलीवरी वॉल्व। तो ये थे मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल। अब इसकी वर्किंग देखते हैं बच्चों कैसे। वर्किंग तो बता दी मैंने आपको, ठीक है। तो अब यही क्वेश्चन आता बार बार कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, ठीक है, इसके मेन पार्ट्स क्या क्या आपको बता दिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, इस पर एक न्यूमेरिकल है सेंट्रीफ्यूगल पंप पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले देखते हैं कि न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है इसमें हमसे, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन है, a centrifugal pump delivers water against a net head of 14.5 मीटर and a desired speed of 1000 rpm। एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है जो वाटर को डिलीवर कर रहा है अगेंस्ट नेट हेड ऑफ 14.5 मीटर और उसकी जो स्पीड डिजाइन स्पीड है 1000 rpm। The vanes are curved back to an angle of 30 degree with the periphery. The impeller diameter is 300 mm and outlet width is 50 mm. Determine the discharge of the pump if manometric efficiency is 95%. एक सेकंड आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम ये देखेंगे भैया क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। जो दिया होता है उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो गिवन क्या क्या है यहाँ पर? नेट हेड एच एम इज इक्वल टू 14.5 मीटर गिवन है, स्पीड गिवन है एन इज इक्वल टू 1000 आरपीएम, वेन एंगल एट आउटलेट यहाँ लिखा ना, द वेन्स आर कर्व्ड बैक टू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो आउटलेट वेन एंगल 5 की वैल्यू गिवन 30 डिग्री, ठीक है। नाउ इम्पेलर डायमीटर गिवन है, इसका मतलब क्या है? डायमीटर ऑफ द इम्पेलर एट आउटलेट। इम्पेलर के आउटलेट का डायमीटर गिवन है, तो कैपिटल D2 कितना गिवन है?
300 mm, इसका मतलब 0.30 मीटर। और आउटलेट विड्थ भी क्वेश्चन में गिवन है, वो कितनी 50 mm, इट मींस 0.05 मीटर। और मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी गिवन है 0.9, सो 95%, इट मींस 0.95। अब हमें करना क्या भाई, कैसे निकालेंगे डिस्चार्ज, सर कैसे फाइंड आउट होगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ इंपेलर एट आउटलेट। आउटलेट पर इंपेलर की टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी, कैसे होगी बेटा? तो U2 इज इक्वल टू पाई D2 n अपॉन 60। अगर मान लो इनलेट पूछते तो क्या बन जाता है, U1 इज इक्वल टू पाई D1 n अपॉन 60। बट हमें क्या निकालना है आउटलेट पर, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ इंपेलर एट आउटलेट कितना होगा, U2 इज इक्वल टू पाई D2 n अपॉन 60। इट मींस यहाँ पर पाई D2 की वैल्यू कितनी है 0.30 n 1000 अपॉन 60। तो U2 कितना मिल गया 15.70 मीटर पर। U2 की वैल्यू कितनी हो गई 15.70 मीटर पर सेकेंड। अब इस फिगर को कंसीडर करना है यहाँ पर, इस वन। ठीक है, ये फिगर आगे, ये फिगर ही आगे यूज होगा। अगेन वी नो दैट मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी इज गिवन बाय GHM अपॉन VW2 इंटू EU। मैं क्या निकाला एक्चुअली में, U2 तो निकल गया था, मैं VW2 निकालना है। VW2 निकालते हैं हम, डिस्चार्ज को फाइंड आउट कर लेंगे हम सब। सो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का जो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी उसका फॉर्मूला होता है GHM अपॉन VW2 इंटू U2। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी कितना 95%, में 0.95 इज इक्वल टू 9.81 इंटू 14.5 मैनोमेट्रिक हेड गिवन है अपॉन VW2 इंटू 15.70 U2। तो हम यहाँ क्या करेंगे, VW2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंड आउट करो, तो कितना आ गया 9.54 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया 9.54 मीटर पर सेकेंड। अब इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में इस डायग्राम को देखो बच्चों, इस डायग्राम से हम टेन फाइव की फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर। ये रहा फाइव, टेन फाइव का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो टेन फाइव इक्वल टू क्या होगा, VF2 अपॉन दिस वन वैल्यू, है ना बच्चों? डायग्राम को फिर से देखो, थोड़ा सा इसको हम बड़ा करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा आपको। अगर हम टेन फाइव टू का फॉर्मूला निकालें यहाँ पर, टेन फाइव टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VF2 अपॉन ये वैल्यू, ये कितनी है U2, पूरे में से इसको माइनस कर दो, है ना, इसमें से इसको माइनस कर दो, ये वैल्यू निकल जाएगी, तो ये आ जाएगा U2 माइनस VW, है ना? ये तो फॉर्मूला बनेगा टेन फाइव टू का। तो देखो आगे बच्चों, यहाँ पर टेन फाइव इज इक्वल टू VF2 अपॉन U2 माइनस VW2। फाइव की वैल्यू थर्ड डिग्री गिवन है, तो टेन थर्टी इज इक्वल टू VF2 अपॉन U2 कितना था 15.70 माइनस हमने VW2 निकाला 9.54। तो टेन फाइव इज इक्वल टू आ गया VF2 अपॉन 6.16। देन VF2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3.556 मीटर पर सेकेंड। हमने क्या निकाला, VF क्या होता है बेटा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, टू लगा रखा तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट, तो VF2 की वैल्यू आ गई 3.556 मीटर पर सेकेंड। देन डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू पाई D2V2 इंटू VF। डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Q इज इक्वल टू पाई D2V2 इंटू VF। वैल्यूज पुट करो, पाई D2 कितना है क्वेश्चन में 0.30, V2 की वैल्यू 0.05, VF2 निकाला हमने 3.556। ठीक है, जब सॉल्व करा तो आंसर कितना आ गया 0.1675 मीटर क्यूब पर सेकेंड। बच्चों डिस्चार्ज कितना होगा, कितना डिस्चार्ज होगा 0.1675 मीटर क्यूब पर सेकेंड। जो कितना आसान न्यूमेरिकल है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है बिल्कुल ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक जो दो क्वेश्चन है वो यूनिट फिफ्थ के हैं, इसमें टरबाइन के हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, to describe the Pelter wheel turbine and explain its component। पेल्टर व्हील क्या होती है इसको डिस्क्राइब करना है, और उसके कंपोनेंट्स के बारे में भी बताना है। तो बताते हैं पहले कि पेल्टर व्हील क्या है बेसिकली। तो पेल्टन व्हील इज अ टेंजेंशियल फ्लो इंपल्स टरबाइन। पेल्टन क्या है, इट इज टेंजेंशियल फ्लो इंपल्स टरबाइन। अब टेंजेंशियल फ्लो क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर स्ट्राइक करता है ना, जो बकेट पे जो वाटर स्ट्राइक करेगा वो कैसे करेगा, अलोंग द टेंजेंट ऑफ द रनर, इसीलिए इसको हम टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन भी बोलते हैं। What is a tangential flow impulse turbine? The water strike bucket along the tangent of the end. The energy available at the inlet of the turbine is only kinetic energy। ध्यान रखना, टरबाइन को अगर मेनली दो तरीके से हम क्लासिफाइड करते हैं, इम्पल्स टरबाइन और इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन वो टरबाइन होती है जिसके इनलेट पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, और रिएक्शन टरबाइन वो होती है जिसके
इनलेट पर काइनेटिक एनर्जी साथ साथ प्रेशर एनर्जी भी होती है, क्योंकि अब मैंने बताया कि टेंजेंशियल फ्लो फर्स्ट टरबाइन, इसका मतलब क्या हुआ कि इस टरबाइन पेल्टर व्हील के इनलेट पे क्या होगा, ओनली काइनेटिक एनर्जी होगी। द प्रेशर एट द इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द टरबाइन इज एटमॉस्फेरिक, और टरबाइन के इनलेट और आउटलेट पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा बच्चों, एटमॉस्फेरिक। So this turbine is used for high heads and is named after L.A. Pelton, an American engineer. तो ये जो पेल्टन व्हील है या पेल्टन टरबाइन है, इसका यूज हम हाई हेड के लिए करते हैं, और इस टरबाइन को एक इंजीनियर L.A. पेल्टन ने डिजाइन किया था, इसीलिए उनके नाम पर पड़ गया ये पेल्टन व्हील या पेल्टन टरबाइन। तो द वाटर फ्रॉम द नोजल, अब उसमें वर्किंग कैसे होती है बच्चों, द वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर फ्लोज थ्रू द पेन स्टोक एट द आउटलेट ऑफ ए नोजल इज फिटेड। होता क्या है, रिजर्वायर से वाटर पेन स्टोक के थ्रू पहुंचेगा, ठीक है ना, तो नोजल क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा, है ना, तो द नोजल इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू द पेन स्टोक, पेन स्टोक से जो वाटर फ्लो कर रहा था उसे काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। एट द आउटलेट ऑफ द नोजल द वाटर कम्स इन फॉर्म ऑफ द जेट्स, नोजल के आउटलेट से जो वाटर निकलेगा वो जेट के फॉर्म में निकलेगा, और क्या करेगा, रनर की वेन्स को स्ट्राइक करेगा। जैसे रनर की वेन्स को स्ट्राइक करेगा वहां पर क्या होगा, उसका मोमेंटम लॉस होगा। जब मोमेंटम लॉस होने का मतलब क्या है, मोमेंटम चेंज होगा। जब चेंज होगा तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, वहां पर क्या, जब मोमेंटम चेंज होगा तो बकेट पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। जब फोर्स लगेगा तो बकेट क्या करेंगी, रोटेट करेंगी। जब रोटेट करेंगे तो रनर क्या करेगा, रोटेट करना शुरू करेगा। तो यही बेसिक प्रिंसिपल है कि पेल्टन व्हील किस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट है मेन पार्ट्स ऑफ अ पेल्टन व्हील टरबाइन। ठीक है, तो पेल्टन व्हील टरबाइन की मेन पार्ट्स जो क्या होता है, नोजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट, इसको स्पेयर भी बोलते हैं। सेकंड वन रनर एंड बकेट्स, थर्ड वन है केसिंग, एंड फोर्थ वन है ब्रेकिंग जेट। ये चार मेन कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पर। अब एक एक कंपोनेंट के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वन है नोजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट। सो द अमाउंट ऑफ वाटर is tracking the bucket of the runner is controlled by providing a sphere in the nozzle. अब पेन स्टोक के थ्रू वाटर नोजल मारा, अब वो नोजल से कितना वाटर रनर पे स्ट्राइक करेगा और कितना स्ट्राइक करेगा, इसको हम रेगुलेट करते बाय यूजिंग ऑफ अ स्पीयर। तो स्पीयर बेसिकली क्या होते हैं, कोनिकल which is operated either by hand wheel or automatically in a axial direction depending upon the size of the unit. So when the sphere is pushed forward in the nozzle, the amount of water striking the runner is reduced। अगर हम मान लेते हैं कि जो ये स्पीयर है, अगर नोजल के अंदर उसको फॉरवर्ड मूव कराएंगे तो क्या होगा, जो वाटर स्ट्राइक रनर को उसकी वैल्यू, उसका अमाउंट डिक्रीज कर जाएगा। और अदर हैंड जब नीडल को पीछे की तरफ खींचेंगे, है ना, when the spear is pushed back the amount of water striking the runner decreases। सेकेंड वन है रनर विद बकेट्स। सेकेंड जो मेन कंपोनेंट है वो है रनर विद द बकेट्स। तो इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या होता है, रनर क्या होता है, सर्कुलर डिस्क होती है जिसके चारों तरफ, जिसके पेरीफेरी पर नंबर ऑफ बकेट्स लगे होते हैं, और ये जो बकेट्स है वो इवनली स्पेस्ड होते हैं, मतलब हर बकेट के बीच जो स्पेसिंग होती है वो सेम होती है। तो रनर इट कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलर डिस्क on the periphery of which a number of buckets evenly spaced are fixed. The space of the bucket is a double hemispherical cup or ball. जो नेक्स्ट मेन कंपोनेंट वो है केसिंग। ठीक है, सो मेन फंक्शन केसिंग का ये होता है कि द फंक्शन ऑफ अ केसिंग इज टू प्रिवेंट द स्प्लैशिंग ऑफ द वाटर एंड टू डिस्चार्ज द वाटर टू टेललेस। मेन फंक्शन क्या है कि ये वाटर के स्प्लैशिंग को रोकता है और साथ में वाटर को टेल रेस पे ही डिस्चार्ज कराता है। So the function of casing is to prevent the splashing of the water and to discharge the water to the tail race. It also act as safeguard against accident. अगर मान लेते कोई एक्सीडेंट भी होता है तो उसके लिए भी एज ए सेफ गार्ड की तरह ये वर्क करता है। इट इज मेड ऑफ कास्ट आयरन और फैब्रिकेटेड स्टील प्लेट। नेक्स्ट होता है ब्रेकिंग जेट। अब क्या होता है, ब्रेकिंग जेट क्या होता है, when the nozzle is completely closed by moving the sphere in forward direction। हम क्या करते हैं, नोजल के अंदर स्पीयर लगा सकते हैं, जब स्पीयर को फॉरवर्ड एक्शन मूव करा के नोजल को पूरा का पूरा क्लोज करा देते हैं, द अमाउंट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द रनर रिड्यूस टू जीरो।
अब भैया हमने क्या करा कि जब नोजल के अंदर स्फीयर को पूरा फॉरवर्ड मूव करा दिया, जब पूरा फॉरवर्ड मूव करा दिया तो नोजल क्लोज हो गया। जब नोजल क्लोज हो जाएगा तो वहां से वाटर निकलेगा नहीं। जब वाटर नहीं निकलेगा इट मीन्स क्या हुआ कि रनर पे जो वाटर डिस्चार्ज स्ट्राइक करेगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। बट द रनर ड्यू टू इनर्शिया गोज ऑन रिजॉल्विंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि जो रनर्स होते हैं बहुत बड़े बड़े हैवी होते हैं, बड़े बड़े बने होते हैं, हैवी बहुत होते हैं, तो ड्यू टू इनर्शिया क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं। अब क्या करना है, इसको रोकना है। भाई हमने तो क्या करा, वाटर सप्लाई रोक दी, नोजल से हम वाटर को स्ट्राइक नहीं करा रहे नोजल रनर पे, फिर भी रनर रोटेट कर रहा है तो उसको हमें रोकना पड़ेगा। सो टू स्टॉप द रनर इन अ शॉर्ट टाइम अ स्मॉल नोजल इज प्रोवाइडेड विच डायरेक्ट द जेट ऑफ वाटर ऑन द बैक ऑफ द वेव। अभी क्या करता है कि हमें शॉर्ट टाइम में रनर को रोकना है, उसके लिए क्या करते हैं हम एक स्मॉल नोजल प्रोवाइड करते हैं जो कि जो जेट ऑफ वाटर जिसका जो वेन्स है, जो क्या है, जो वेन्स है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उस पर स्ट्राइक करता है। तो विच डायरेक्ट द जेट ऑफ वाटर ऑन द बैक ऑफ द वेव, सो दिस जेट ऑफ वाटर इज कॉल्ड इज ब्रेकिंग जेट। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन करा है, ए पेल्टन व्हील इज टू बी डिजाइन्ड फॉर अ हेड ऑफ 60 मीटर व्हेन रनिंग एट 200 आरपीएम। एक पेल्टन व्हील की डिजाइनिंग करी गई है जो कि 60 मीटर हेड के अंडर वर्क कर रहा है और रनिंग और कितने रन कर रहा है, 200 आरपीएम पे रन कर रहा है। द पेल्टन विल डेवलप 95.6475 किलो watt shaft power. The velocity of the buckets is equal to 0.45 times of the velocity of the jet. Overall efficiency given is 0.85 and coefficient of velocity is 0.9. ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस पैटर्न व्हील की डिजाइनिंग करनी है। अब डिजाइनिंग कैसे करेंगे, तो मैंने बताया था सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वहां पर जो भी वैल्यूज गिवन है उन वैल्यूज को लिख लेते हैं। है ना, क्या गिवन है, हेड एच इज इक्वल टू 60 मीटर, स्पीड एन इज इक्वल टू 200 आरपीएम, शाफ्ट पावर गिवन है 95.6475 किलोवाट, वेलोसिटी ऑफ बकेट u इज इक्वल टू 0 पॉइंट कितनी गिवन है, u की वैल्यू 0.45 इंटू वेलोसिटी ऑफ जेट, क्वेश्चन में गिवन है ये। ओवरऑल एफिशिएंसी 85% है एंड कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी सीवी की वैल्यू 0.98। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चे, यहाँ पर u की वैल्यू को निकालेंगे सब तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, u1 निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, v1 की वैल्यू। तो वेलोसिटी ऑफ जेट बस निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ जेट क्या है ना। तो वेलोसिटी ऑफ जेट v1 इज इक्वल टू सी वी अंडर रूट ऑफ 2gh। सी वी की वैल्यू है 0.98, 2g की वैल्यू 9.81 और h की वैल्यू कितनी है 60, क्वेश्चन में गिवन है। तो v1 कितना मिल गया, 33.62 मीटर पर सेकेंड। v1 की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, 33.62 मीटर पर सेकेंड। देन बकेट वेलोसिटी u इज इक्वल टू u1 इज इक्वल टू u2, u की वैल्यू कितनी है 0.4 टाइम इंटू वेलोसिटी ऑफ जेट। वेलोसिटी ऑफ जेट कितना है, v1 की वैल्यू कितनी आ गई 33.62, यानी u इज इक्वल टू 0.45 इंटू 33.62। तो वैल्यू कितनी आ गई 15.13 मीटर पर सेकेंड। बकेट वेलोसिटी u इज इक्वल टू कितनी आ गई 15.13 मीटर पर सेकेंड। बट वी नो दैट u इज इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 60। हमें पता है u की वैल्यू कितनी होती है, पाई डी एन अपॉन पाई डी एन अपॉन 60। तो u की वैल्यू कितनी बच्चों आई थी 15.13, पाई डी हमें निकालना है, n की वैल्यू 200 अपॉन 60, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.44 मीटर। डायमीटर बच्चों कितना आ जाएगा 1.44 मीटर। हमने क्या करा, डायमीटर ऑफ व्हील निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, डायमीटर ऑफ जेट। हम निकालेंगे बच्चों अब डायमीटर ऑफ जेट। तो वी नो दैट ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होता है, शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर, शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर। शाफ्ट पावर कितनी की मैंने 95.6475 किलोवाट, तो 95.6475 किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करो, तो इनटू 1000 अपॉन वाटर पावर की वैल्यू कितनी है, रो जी क्यू एच अपॉन 1000 था। ठीक है, तो इसको ऊपर भेज दो और चाहे तो इसको कन्वर्ट कर दो, तो इसकी वाटर पावर कितना मिल जाएगा, रो जी क्यू एच। वाटर पावर कितना होता है, रो जी क्यू एच। तो हमें एक फॉर्मूला यहाँ से क्या मिल गया, 95.6475
6475 इंटू 1000 अपॉन रो जी क्यू एच। अब वैल्यूज को पुट करो भाई, ऊपर सेम है। अब रो की वैल्यू, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, जी 9.81, क्यू की वैल्यू में निकाल लो, एच कितना गिवन है 60। ठीक है, ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी 0.85, तो क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90। क्या करो, इस क्यू को इधर भेज दो और इसकी वैल्यू को नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 95.6475 इंटू 1000 अपॉन ओवरऑल एफिशिएंसी इंटू 1000 इंटू 9.81 इंटू 60। तो यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1912 मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 0.1912 मीटर क्यूब पर सेकेंड। बट डिस्चार्ज क्यू इज इक्वल टू क्या होता है एरिया ऑफ जेट इंटू वेलोसिटी ऑफ जेट। डिस्चार्ज का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है एरिया ऑफ जेट इंटू वेलोसिटी ऑफ जेट। क्यू इज की वैल्यू कितनी है 0.1912 एरिया ऑफ जेट पाई बाई 4। जेट कैसा होता है सर्कुलर, तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी v1। वैल्यू उसको पुट करो, तो 0.1912 इज इक्वल टू पाई बाई 4 d2 का डी स्क्वायर इंटू 33.6। यहाँ से हम डी की वैल्यू को फाइंड कर ले 85 mm कितना जाएगा 85 mm। तो हमने क्या करा यहाँ पर जेट का डायमीटर भी निकाल लिया। अब यहाँ से बहुत आसान हो जाएगा, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमें निकालना साइज ऑफ बकेट। तो साइज ऑफ बकेट इज इक्वल टू 5 इंटू डी। जो साइज ऑफ बकेट में क्या निकालना हमें बकेट की विड्थ निकालनी है और बकेट की डेप्थ निकालनी है ना। तो जो बकेट की विड्थ होती है वो कितनी होती है डायमीटर के 5 टाइम्स होती है ना। जेड डायमीटर के 5 टाइम होती है, और डेप्थ कितनी होती है जेड डायमीटर के 1.2 टाइम्स होती है। तो विड्थ ऑफ द बकेट इज इक्वल टू 5 इंटू डू 5 इंटू डी सॉल्व करो तो आ जाएगा 4 to 5 mm। और डेप्थ ऑफ बकेट कितना आ जाएगा 1.2 इंटू 85, तो 102 mm। तो यहाँ साइज ऑफ बकेट भी निकल गया। और हमें निकालना है नंबर ऑफ बकेट्स ऑन द व्हील इज गिवन बाय, नंबर ऑफ बकेट कितना होता है z इज इक्वल टू 15 प्लस कैपिटल डी अपॉन 2 टाइम स्मॉल डी। z की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों z इज इक्वल टू 15 प्लस कैपिटल डी अपॉन 2d इज इक्वल टू 15 प्लस 1.44 अपॉन 2 इंटू 0.85। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी 23.5। क्योंकि अब हमें क्या निकालिए क्या नंबर ऑफ बकेट्स, तो बकेट्स आधी तो होगी नहीं, तो हम क्या करेंगे 23.5 को हम क्या करेंगे होल नंबर ले लेंगे, तो आ जाएगा ले लेंगे हम ऐसे 20। तो ये क्या करा हमने यहाँ पर एक पेल्टर व्हील की डिजाइनिंग करी। बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आता है इसमें, आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ड्राफ्ट ट्यूब, प्रूव दैट द प्रेशर एट द इनलेट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब is less than the atmospheric pressure. Also write short notes on calculation। मैं बताना कि ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है और हमें ये प्रूफ करना है कि प्रेशर एट द इनलेट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सबसे पहले देखते हैं बच्चों ड्राफ्ट ट्यूब क्या है। तो ड्राफ्ट ट्यूब इज अ पाइप ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया। कुछ हम डायग्राम में अगर बनाए तो हम इस तरीके से बना सकते हैं डायमीटर। कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ड्राफ्ट ट्यूब होता है। सो द ड्राफ्ट ट्यूब इज अ पाइप ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया विच कनेक्ट द आउटलेट ऑफ द नट टू द टेल बेस, है ना। तो ड्राफ्ट ट्यूब क्या है, ड्राफ्ट ट्यूब एक पाइप है जिसका जो एरिया है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, और ड्राफ्ट ट्यूब का एक एंड रनर से कनेक्ट होता है, रनर के आउटलेट से कनेक्ट होता है, और दूसरा एंड टेल रेट से कनेक्ट होता है। तो इट इज यूज फॉर डिस्चार्जिंग वाटर फ्रॉम द एग्जिट ऑफ द टरबाइन टू द टेल रेट। टरबाइन के एग्जिट से टेल रेस तक वाटर को डिस्चार्ज करने के लिए हम ड्राफ्ट ट्यूब का यूज करते हैं। सो दिस पाइप ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया इज कॉल्ड अ ड्राफ्ट ट्यूब। नाउ वन बता दिया मैंने कि वन एंड ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब इज कनेक्टेड टू द आउटलेट ऑफ द रनर एंड द अदर एंड इज सबमर्ज्ड बिलो द लेवल ऑफ वाटर इन द टेल। तो ये था कि ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है। अब नेक्स्ट है ड्राफ्ट ट्यूब थ्योरी, इसी में से क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों ड्राफ्ट ट्यूब थ्योरी। ठीक है, ठीक है, तो देखो
अब मैं क्या करें, यहाँ पर एक कंसीडर अ कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब, ठीक है सर, सेक्शन 1 ये है, सेक्शन 2 ये है। देखो ये क्या, इनलेट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब जो किससे कनेक्ट होता है, टरबाइन के एंड से, और दूसरा ड्राफ्ट ट्यूब का दूसरा एंड क्या होता है, टेल रेस में डिप होता है। तो कंसीडर है कॉनिकल ड्राफ्ट ट्यूब एच जी। एच जी क्या है, इज इक्वल टू वर्टिकल हाइट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब अबव टेल रेस। टेल रेस से, टेल रेस ये है ना, टेल रेस बच्चों, इसके ऊपर की हाइट है ड्राफ्ट ट्यूब की। वाई क्या है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ बॉटम ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब फ्रॉम टेल रेस। टेल रेस से इस ड्राफ्ट ट्यूब के बॉटम की हाइट है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे हम क्या करेंगे, बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में बच्चों क्या लगाएंगे, बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। याद करो बर्नौली इक्वेशन, कुछ कुछ याद आ रही होगी तुम्हें, याद आया कुछ, नहीं तो बताता हूँ मैं। अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट सेक्शन 1 and 2 of the draft tube. So P1 upon rho g plus V1 square upon 2g plus HS plus Y total height is equal to P2 upon rho g plus V2 square upon 2g plus 0, क्योंकि हम यहाँ बॉटम पे ले रहे हैं, प्लस HF। HF क्या है, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये लगा, जब हमने बर्नौली इक्वेशन होती क्या थी, P1 upon rho g plus V1 square upon 2g plus Z1 is equal to P2 upon rho g plus V2 square upon 2g plus Z2। ये क्या थी, बर्नौली इक्वेशन, इसको हमने अप्लाई करा यहाँ पर। तो सेक्शन 1 यहाँ पर लेंगे तो क्या होगा, P1 upon rho g plus V1 square upon 2g, टोटल हाइट यहाँ से कितनी है, HS plus Y इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, P2 upon rho g plus V2 square upon 2g plus 0 plus HF। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो वेयर HF क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2। बट P2 अपॉन रो जी किसके इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वाई के। देखो P2 यहाँ पर जो प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, प्लस इस हाइट के कारण जो प्रेशर होगा। देखो P2 अपॉन रो जी इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वाई। तो P1 PA अपॉन रो जी प्लस वाई। अब इस वैल्यू को पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दो बच्चों। सर कहाँ से पुट कर दो, अरे पुट कर दो, है ना। P2 अपन रो जी क्या पुट कर दो, ये पुट कर दो। तो P1 अपन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस HS प्लस HY। अब यहाँ पर P2 अपन रो जी क्या जाएगा, P1 PA अपॉन रो जी प्लस वाई प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस H, ठीक है। कुछ कट्टम काट हो रहा है, तो इस y से ये y कट गया। यहाँ क्या बचा, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस HS इज इक्वल टू PA अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस HF, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इन सब दोनों को उठा के इधर फेंक दो, और यहाँ पर सिर्फ P1 अपॉन रोजी को बचा दो, ठीक है। उठा के फेंको उधर, ठीक। फेंकने का मतलब इन वैल्यूज को इस साइड ले आओ, वैसे नहीं उठा के यहाँ से फेंक दो। तो क्या बनेगा, P1 अपॉन रोजी इज इक्वल टू PA अपॉन रोजी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस HF माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2g माइनस HS। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करा तो PA अपॉन रोजी इज इक्वल टू PA अपॉन रो जी माइनस HS माइनस V1 का स्क्वायर अपॉन 2g माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन 2g माइनस HF। तो ये थी ड्राफ्ट ट्यूब थ्योरी। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, जरा देखो एक बार। क्वेश्चन ये कह रहा था, प्रूव दैट प्रेशर एट द इनलेट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो भैया देखो, ड्राफ्ट ट्यूब के इनलेट पर प्रेशर हेड कितना है, इतना, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हेड कितना है। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो ड्राफ्ट, साफ साफ दिख रहा है कि जो इनलेट पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इतना अमाउंट कम है, समझ रहे हो। जो इनलेट पे जो प्रेशर है बच्चों, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इतना अमाउंट कम है। हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, जो ये कह रहा था प्रूफ करने के लिए, कि प्रूफ दैट द प्रेशर एट इनलेट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एक टॉपिक रह गया इसमें, कैविटेशन। तो कैविटेशन में पहले ही बता चुका हूँ बच्चों आपको 2 मार्क्स में, फिर दोबारा बता दे रहा हूँ। कैविटेशन क्या होता है इन केस ऑफ टरबाइन। सो कैविटेशन इज डिफाइंड एज द phenomenon ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल्स ऑफ ए फ्लोइंग liquid in a region where the pressure of the liquid falls below the its vapor pressure। कैविटेशन क्या है, कैविटेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कि वेपर बबल्स फॉर्म होता है इन अ फ्लोइंग फ्लूइड। देखा होगा कभी पानी बहते बहते अंदर ना उसके बबल्स से फॉर्म होते हैं, वो कब होते हैं, कि जब वहां का जो प्रेशर है वो उसके वेपर प्रेशर से
फॉर्म हो जाता है। और उसके बाद जैसे ये बबल फॉर्म होते हैं और लो प्रेशर रीजन से हाई प्रेशर रीजन तक जाते हैं, तो वहां पर क्या हो जाते हैं, वो कोलैप्स हो जाते हैं। और जैसे ही कोलैप्स होंगे वहां पर, तो वहां कैविटीज फॉर्म हो जाती है। इसी फिनोमिना को बोलते हैं हम कैविटेशन। ठीक है बच्चों, तो आज हमने, एक बार बताता हूँ कि आज हमने हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग मशीन के बारे में पढ़ा। इसके 3 यूनिट को हमने कवर करा है। मैंने 3 यूनिट जो पढ़ाई उसमें आपको थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पढ़ाई। ठीक है, थर्ड में था रैपिडली, आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। यूनिट नंबर थर्ड था, वो था रैपिड वैलिड फ्लो, जिसमें हमने हाइड्रोलिक जंप बताया और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया उसके बेसिस पे, जो 2 मार्क्स में आए हैं, 7 मार्क्स में आए, थ्योरी या फिर डेरिवेशंस में आए हैं। देन हमने यूनिट नंबर फोर्थ पढ़ा, जिसमें कि इम्पैक्ट ऑफ जेट और पंप था। उससे भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन पढ़े और 7 मार्क्स के क्वेश्चन पढ़े। उससे मैंने आपको न्यूमेरिकल भी कराया और डेरिवेशन एंड थ्योरी भी कराई। एंड लास्ट में पढ़े यूनिट नंबर फिफ्थ, जो कि टरबाइन है। टरबाइन के बारे में भी हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे, मतलब 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन करे और एक इसमें न्यूमेरिकल करा। तो होप्स हो कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी। आप इसको सही तरीके से रिवीजन करेंगे, सही तरीके से पढ़ेंगे, तो एक टॉपिक आप आएगा। अगर आप इस, जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है, अगर आप सारा का सारा रिवाइज कर लेते, सारी चीजों को समझ लेते हैं, बिल्कुल अपने दिमाग में फीड कर लेते हैं, माइंड में बिल्कुल फीड कर लेते हैं, तो आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आसानी से पास हो जाएंगे, वो भी अच्छे नंबर से। मतलब आप 25 से 30 नंबर आराम से गेन कर सकते हैं। थैंक यू।